तो हेलो वेलकम स्टूडेंट झारखंड एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं झारखंड बोर्ड क्लास 12 मैथमेटिक्स का सब्जेक्टिव पेपर का सॉल्यूशन बहुत ही डिटेल में है और क्वेश्चन भी बहुत लेंदी भी कुछ कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ही टफ है और बहुत लेंदी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और कॉपी लेकर खुद से सॉल्व करना है ना, सिर्फ देखना नहीं है, आपको खुद से लेकर पेन पेपर लेकर सॉल्व भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ इंस्ट्रक्टर की बात बता दें सबसे पहले कि क्या क्या हमें करना है। तो बता दूं यहाँ पर कि आपको जो भी आंसर लिखना है अपने शब्दों में लिखना है। वैसे मैथमेटिक्स है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन होंगे, ये टोटल 3 पार्ट में डिवाइड है आपका, ए बी और सी पार्ट में। पार्ट करते हैं सेक्शन ए में, आपके पास टोटल 7 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। ध्यान देना, सिर्फ 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, 5 से ज्यादा नहीं करना है। ठीक है। और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स नहीं, आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स। बात करते हैं हम सेक्शन नंबर बी की। सो सेक्शन बी में भी आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से 7 में से आपको कोई 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। और यहाँ हर क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स। और लास्ट आता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और ऐसे आपको टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चन भी मिलेंगे। और आपको 5 में से 5 नहीं करना है, 5 में से कोई 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। और यहाँ पर हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। यानी सेक्शन 3 में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 में से कोई 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, और हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। फिर से ध्यान दो, जितना क्वेश्चन कहा जाए अटेम्प्ट करने, उतना ही अटेम्प्ट करना है, उससे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाला है। चलो बात करते हैं सबसे पहला सेक्शन ए में क्वेश्चन 1, जिसमें एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको टोटल 7 क्वेश्चन है ना, 7 का मैं 7 का सॉल्व कराऊंगा। आपको सिर्फ जो आपको आता है उसमें से आपको 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे एग्जाम में। कहता है कि हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हमें फंक्शन गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है? 8x क्यूब। और एक जी एक्स फंक्शन गिवन है, इसकी वैल्यू है x टू द पावर 1/3। तो कह रहा है फाइंड द जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। मतलब हमें जो फंक्शन लगेगा वो फंक्शन ऑफ फंक्शन का ये क्वेश्चन है। यानी जो फंक्शन जी है वो किस पे लगेगा? फंक्शन एक्स पर। और फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू खुद ऑलरेडी 8x क्यूब है। तो करना क्या है, देखो हमें जी ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करना है। कैसे लिखते हैं? जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एफ एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे? इस एफ एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे हम लोग? कितनी वैल्यू है? 8x क्यूब। तो क्या कर लो, यहाँ पर 8x क्यूब पुट कर दो। ठीक है। उसके बाद अब देखो ये हो गया 8x क्यूब, है ना। अब देखो जी में जब फंक्शन जी एक्स गिवन है, तो देखो यहाँ पर x की जगह क्या लिखा हुआ है? x की जगह लिखना है x टू द पावर 1/3। ठीक। तो यहां पर 8x क्यूब लिखा है, तो क्या करेंगे? 8x क्यूब टू दी पावर 1/3। ठीक है, बात समझ आ गई क्या करना है? उसके बाद क्या करना है, आपको यहां पर क्यूब रूट निकालना है। तो 8 का 1/8 का क्यूब रूट होता है 2, और x क्यूब का क्यूब रूट होता है x। तो कितना आ जाएगा आंसर? यहां से आपका आंसर हो जाएगा 2x। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, है ना। कह रहा है 2 नंबर में प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 होता है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है? तो ये क्वेश्चन कुछ आपका ऐसा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है उस पर सिंपल सा बेस्ट क्वेश्चन है, तो हम उसी फॉर्मूला रख के सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फॉर्मूला हमारे पास पड़ा हुआ है, हमें ये फॉर्मूला हमें पता है कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की वैल्यू कितनी होती है? ये वैल्यू होती है tan इनवर्स a प्लस b डिवाइड बाय 1 माइनस ए बी। ठीक है, क्या होता है? 1 माइनस ए बी होता है, ध्यान देना 1 माइनस ए बी होगा नीचे। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहीं पर सारी वैल्यू को पुट कर लेंगे। ठीक है। तो क्या करते हैं, वैल्यू पैसे पुट करते हैं। तो tan इनवर्स लिख लिया यहाँ पर, a की जगह 2/11 प्लस b की जगह 7/24 डिवाइड बाई 1 माइनस क्या होता है? ए बी होता है, तो a की जगह 2/11 इंटू b की जगह 7/24। फिर क्या किया, बस मैंने एलसीएम लिया, 11 और 24 का एलसीएम 264 आ गया। फिर 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया 48, 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया 27, फिर होल डिवाइड बाय किया। फिर क्या किया यहाँ पर, फिर से मैंने 24 इंटू 11 होता है 264। ठीक। फिर 264 को यहाँ पर सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, तो ऊपर हो जाएगा 264 और माइनस 2 इंटू 7 हो जाएगा यहाँ पर 14। ठीक। अब 264 से कैंसिल, अब 48 प्लस 77 ऊपर ऐड कर दो और डिवाइड बाय 264 माइनस 14 कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ से फिर सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 125 और डिवाइड बाय 250। ये 125 टू टाइम्स में हो जाएगा 250, तो 1/2 आ जाएगा, जो कि हमें यही आरएचएस प्रूफ करना था। दैट मींस एलएचएस इक्वल टू आरएस, और ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। बात समझ आ गई? चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अच्छा देखो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो ना कमेंट जरूर करना, और लाइव चैट में अगर आप देख रहे हो, है ना, तो कमेंट एटलीस्ट कमेंट जरूर करना कि वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा, और आगे कुछ ऐसा सोल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इजी प्रॉब्लम है ना। हमें डिफरेंशिएट करना है y को s के रिस्पेक्ट में, और हमें y की वैल्यू क्या गिवन है? साइन x स्क्वायर प्लस पाई। ठीक है।
तो क्या करेंगे, सिंपल सी, y इक्वल टू गिवन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 गिवन है, हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है, तो डी बाई डी लिखेंगे, और y की जगह मैंने क्या लिख दिया, y की जगह मैंने यहाँ लिख दिया साइन इन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये वैल्यू गिवन थी। अब क्या करते हैं, हमारे पास सॉल्व कैसे करते हैं, तो पहले इस फंक्शन को डिवाइड कैसे करेंगे, ये साइन है ना, तो कैसे डिवाइड करोगे, किसके एस्पेक्ट में करोगे इसको डिफरेंशिएट, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के एस्पेक्ट में, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 को किसके एस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट, एक्स के एस्पेक्ट में। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला वही है जो आपने शायद ऐसा पढ़ा होगा कि अगर dz बाई अगर dx रहता है तो इसको हम ऐसे लिखते हो dz बाई dy इंटू dy बाई dx, है ना, ये इस फॉर्मूले पर है, तो ये मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक, फिर क्या किया मैंने कि साइन का अगर डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और प्लस 5 का हो जाता है यहाँ पर 0। ठीक है, ये हो जाता है 0, तो सिंपल से हो जाएगा डिवाइड डी कितनी हो जाएगी 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फाइनल। ठीक है, चलो आते क्वेश्चन पर हम 4 की बात करते हैं। कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर व्हेन आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, है ना। तो कह रहा है कि एक मेरे पास सर्कल है जिसका एरिया चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो कह रहा है बताओ जब उसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर होगी तब उसका एरिया किस रेट से चेंज कर रहा होगा, एरिया किस रेट से चेंज कर रहा होगा। तो देखो फिर से मैंने बताता हूं यहाँ पर कि सबसे पहले तो हमें एरिया निकालना है ना, कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। हमसे पूछा है क्या कि एरिया को किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, एरिया को आर के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डी, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा एक जगह पाई आर स्क्वायर हो गया, तो डी पाई आर स्क्वायर बाई डी आर। अब पाई यहां से बाहर आ गया, और आर स्क्वायर को करोगे डिफरेंशिएट तो कितना हो जाएगा 2r, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2 पाई आर। हमसे कह रहा था बताओ डी ए बाई डी ए की वैल्यू कब फाइंड आउट करनी है, जब आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो। तो एट आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर डी ए बाई डी आर के लिए कितनी हो जाएगी, बस आर की जगह पुट कर दो, 4 पुट कर दो, कितना आ जाएगा 8 पाई, और ये ध्यान रखना सेंटीमीटर होगा इसका। ठीक है, वैसे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर होना चाहिए, वैसे लिख सकते हो। ठीक है, चलो आते क्वेश्चन पर हम 5 की। कह रहा है इवेल्युएट द फ्लोइंग, यानी इस हमें एक फंक्शन गिवन है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट कैसे करना है, तो पहले को देखो कि यहाँ पर कुछ a माइनस बी को होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, a इसको देख लोगे तो अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कैसे करेंगे इसे, तो इसे हम इंटीग्रेट करना है, तो पहले क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसे क्या कर लेंगे, हम एक्सपैंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स, और 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई एक्स, यानी ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह रूट एक्स प्लस इंटू बी की जगह 1 बाई रूट एक्स से रूट एक्स कैंसल, क्या बच जाएगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट करना है, तो एक्स को इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, और 1 बाई एक्स से कितना होता है इंटीग्रेशन लॉग एक्स, और माइनस 2 हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होता है 2x प्लस सम कांस्टेंट c, ये हो जाएगा इसका हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन पर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन 6। कह रहा है ए लाइन मेक इक्वल एंगल विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए थोड़ा सा, है ना, याद रखना कि बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो कह रहा है एक लाइन है जो तीनों एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, नहीं लेट सपोज मान लो कि अगर ये एक एक्स एक्सिस हो गया मेरे पास, वाई एक्सिस हो गया, और एक मेरे पास हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, कह रहा है एक लाइन है जो तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है ना, जितना एंगल एक्स के साथ बना रहा है अगर थीटा, तो जेड के साथ भी एंगल बनाएगा थीटा, और ये लाइन है ना एक्स के साथ भी कितना एंगल बना रहा है थीटा। तो कह रहा है बताओ उस समय डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो सबसे पहली बात है इक्वल एंगल बना रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू क्या होती है, एक्स एक्सिस के साथ वो होता है कॉस थीटा, क्योंकि एंगल सेम है। ठीक है, और वाई एक्सिस के साथ कितना होगा, एम की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ भी सब में थीटा थीटा सब सेम एंगल, और जेड एक्सिस के साथ कितना हो जाएगा एन इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या होता है हमें फॉर्मूला पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो सिंपल से अब क्या करेंगे, सिंपल एक की जगह पुट कर देंगे कॉस थीटा, तो ये जो कॉस थीटा का स्क्वायर, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/3 यहाँ। ठीक, दैट मीन्स कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, अब स्क्वायर रूट करोगे है ना, तो प्लस माइनस दोनों आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो ये साइन भूलना मत, प्लस माइनस दोनों आएगा।
तो cos थीटा के लिए कितनी होगी प्लस माइनस √3। अब डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, डायरेक्शन कोसाइन होता है इस एल एम और एन की वैल्यू को बोलते हैं, वो डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो एल और यही तो कितना था, यही तो हमारा cos थीटा किसके इक्वल था, एल के इक्वल था, यही एम के इक्वल था और यही एन के इक्वल था। तो सबकी डायरेक्शन कोसाइन कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस प्लस कॉमा प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3। ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है इवैल्यूएट, है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। हमें क्या गिवन है, 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ये इक्वल है 5/13 के। और हमें गिवन है पी ए बाई बी की वैल्यू, यानी हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है, पी ए बाई बी की वैल्यू 2/5। ठीक है, अब हमें देखो पी ए बाई बी की वैल्यू क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, बेस थ्योरम पढ़ा होगा, बेस थ्योरम से निकालते हैं इसको। तो बेस थ्योरम से पढ़ा कि पी ए बाई बी की वैल्यू होती है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, है ना। दिस इंप्लाइज की पी ए इंटरसेक्शन की कितनी हो जाएगी, पी ए बाई बी, और ये पी बी पर जाएगा मदर लेफ्ट में जाके पी ए बाई बी से हो गया मल्टीप्लाई। ठीक, पी ए बाई बी के लिए कितनी गिवन है, देखो यहाँ पर हमें 2/5 गिवन है। और पीबी के लिए कितनी गिवन है, तो देखो पीबी की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पर पीबी की वैल्यू ही गिवन है कितनी 5/13। तो क्या पुट कर देंगे, पी बाई की वैल्यू 5/13, क्या होगा यहाँ से 5 से 5 कैंसिल होगा, आंसर कितना आ जाएगा 2/3, यानी पी ए इंटरसेक्शन की बी की वैल्यू कितनी है, ए 2/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन ए, यहाँ पे हो जाता है पूरा का पूरा 7 क्वेश्चन कंप्लीट। आते हैं हम सेक्शन बी में। सेक्शन बी में हमारे पास 5 टोटल 7 क्वेश्चन है, 7 में से आपको कोई 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना हो। मैं यहाँ पर टोटल आपके 7 के 7 क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। चलो, कहता है कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सो दैट, कि ये जो हमें इक्वेशन गिवन है, ये जो डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, इसकी वैल्यू आएगी a इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, है ना। इसको आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक देखोगे कि यहाँ पर हमें जो एक डिटर्मिनेंट गिवन है जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलते हैं और हम राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड में हम क्या गिवन है, 1 प्लस ए 1 प्लस 1 और 1, और रो 2 में क्या गिवन है 1 1 प्लस बी 1, और रो थर्ड रो में गिवन हमें 1 1 और 1 प्लस सी। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मैट्रिक्स का ऑपरेशन यूज करते हैं। कहते हैं कि रो 1 को क्या करते हैं, रो 1 को लिखते हैं रो 1 माइनस रो 2, और रो 2 क्या लिख लेंगे हम, रो 2 माइनस रो 3। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या करना है हमें, कि जो रो 1 में थे ना, इस रो 1 को जो मैंने ऊपर लिखा है वो हमारा रो 1 है। ठीक है, ये कौन सा है, ये इसे हम बोलते हैं रो 1 है ना, ये रो 1 हो गया, ये हमारा रो 2 हो गया, और ये हमारा रो 3 हो गया। ठीक है, तो R1 माइनस R2 कर ले तो 1 प्लस ए माइनस 1 कर लेंगे तो ए आ जाएगा। फिर 1 माइनस बी कर लेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस बी कर लेंगे तो माइनस बी आ जाएगा, और 1 माइनस 1 करेंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब रो 2 की बात करते हैं तो 1 माइनस 1 बन जाएगा 0, 1 प्लस बी माइनस 1 बन जाएगा ओनली बी, और 1 माइनस 1 प्लस सी बन जाएगा ओनली माइनस सी, और रो 3 को कुछ नहीं करना है, ऐसा लिख लेना है। ठीक है, अब क्या करते हैं इसके बाद हम चीजों को अब सिंप्लीफाई कर देते हैं कि हमारे पास 2-3 टर्म है जो कि 0 बन चुके हैं ना, 2 टर्म 0 बन चुके हैं। तो क्या करते हैं, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको मैंने क्या किया, एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड कैसे करते हैं, पहले लिख लिया a इंटू बी इंटू 1 प्लस सी माइनस इंटू 1 इंटू माइनस सी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू बी इंटू 1 प्लस सी माइनस माइनस सी, माइनस फिर लिखते हैं मिडिल टर्म लिखते हैं माइनस बी इंटू 0 इंटू 1 प्लस सी। ठीक है, तो वो बन जाएगा 0, और माइनस 1 इंटू माइनस सी, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे कितना आ जाएगा माइनस सी, प्लस ये टर्म कितना है, ये टर्म हमारा 0 है, तो ये तो लास्ट का टर्म पूरा कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। अब क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a, पहले इसको आप कर लेते हैं a बार लिखते हैं तो b प्लस 1 b प्लस बन गया, और b इंटू सी बन जाएगा बी सी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सी, प्लस ये माइनस माइनस बी बन जाएगा प्लस बी, और ये माइनस सी इंटू माइनस सी बन जाएगा ओनली प्लस सी। ठीक है, फिर क्या क्या इसको मैंने ब्रैकेट को ओपन कर लिया, तो ये आ जाएगा ए बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी इंटू सी, और प्लस हो जाएगा ए इंटू सी प्लस बी सी। अब क्या करते हैं, इन सब में से मैंने क्या निकाल लिया, कॉमन ए बी सी बाहर निकाल लिया। जैसे ए बी सी कॉमन निकालेंगे, फर्स्ट टर्म बन जाएगा ओनली 1 प्लस सी, सेकंड में ए बी सी कॉमन आ गया तो बन जाएगा 1, थर्ड टर्म में हमारे पास कितना था, इसमें हमारे पास था ए सी था, तो इसमें क्या बन जाएगा ओनली 1/b, और बीसी में से अगर एबीसी कॉमन निकालो तो बन जाएगा 1 प्लस 1/a बन जाएगा। क्या करते हैं, यहाँ से हमने चीजों को अरेंज कर लिया, यहाँ से आरचेस हमारा प्रूफ हो गया ना, हमें आरचेस में एक चीज प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट मेथड है आपको सॉल्व करने का, बाकी और भी मेथड है आप ट्राई कर सकते हो।
आज करते हैं क्वेश्चन 9 की, करा टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन एट x इक्वल टू 0, है ना। हमें एक फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, कहां पर चेक करनी है, जब x की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, फंक्शन में क्या गिवन है, देखो फंक्शन में गिवन है sin x बाई एक्स, जब x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। और कह रहा है इसी फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाएगी जब x प्लस 1 बन जाती है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, यानी फंक्शन चेंज कर रहा है, कहां पर चेंज कर रहा है, x इक्वल टू 0 पे। तो क्या दोनों की वैल्यू अगर कंटिन्यूटी होगी, है ना, तो दोनों की वैल्यू उस पॉइंट पर सेम आनी चाहिए, है ना। यही होता है हमारा कंटिन्यूटी का मतलब होता है। तो इसको हम चेक करेंगे कैसे, अब हम चेक करेंगे 0 पे, है ना, एक बार 0 के पहले, एक बार 0 के बाद ना। सपोज मान लो कि अगर कोई पॉइंट 0 है हमारे पास, तो एक बार हम 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, एक बार हम इसको राइट साइड से अप्रोच करेंगे। जब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, 0 माइनस, है ना, और जब हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो हम बोलते हैं 0 प्लस। तो क्या कहते हैं, लेट अस कंसीडर पॉइंट x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 है। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 है तो सिंपली यहां पर पुट करके देखो, तो साइन x बाई एक्स, साइन 0 बाई 0 के लिए कितनी होती है ना, अगर एग्जैक्टली 0 होगा तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, या फिर इस फंक्शन की वैल्यू हमसे कहां पर कहा है, देखो हमसे कहा है इसकी वैल्यू x इक्वल टू 0 ना, यहां पर इक्वालिटी होल्ड कर रही है। तो जब इक्वालिटी होल्ड करेगी उसमें फंक्शन के लिए क्या है, x प्लस 1 है। तो मैंने क्या कहा, सिंपली कहा कि जब f की वैल्यू 0 होगी तो उसमें 0 प्लस 1 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, क्योंकि हम ये x इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कहां डिफाइंड है, x प्लस 1 डिफाइंड है। तो हमसे मिल जाता है कि f0 की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक, अब बात करते हैं हम लिमिट चेक करते हैं 0 प्लस, है ना। 0 प्लस मतलब x से बड़ा, x से बड़ा मतलब उसमें फंक्शन के लिए क्या हो जाएगी, x प्लस 1 होगी। ठीक, तो क्या करते हैं हम, अप्रोच कहाँ कर रहे हैं, 0 प्लस से, है ना। मैंने किधर से इसको अप्रोच कर रहे हैं, इसको हम अप्रोच कर रहे हैं कुछ इस साइड से, ना, इसे हम 0 प्लस और इधर करेंगे 0 माइनस। तो जब हम 0 प्लस से अप्रोच कर रहे हैं मतलब हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो fx लिखेंगे, fx यानी अब 0 प्लस को हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 0 प्लस h, है ना। 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, तो वो बड़ा नंबर कौन है, छोटा सा बड़ा नंबर कौन है, वो h है। तो जहां पर h टेंड करेगा 0 को, तो 0 प्लस h। अच्छा, अब क्या करते हैं, जहां पर x प्लस 1 लिखा है वहां पर क्या लिख लेंगे, तो ये 0 प्लस h बन जाएगा ओनली, इसको लिखो तो ये सिंपल वैल्यू में जाएगी, 0 प्लस h हो जाता है ओनली h, यानी fh। ठीक, अब क्या करेंगे, जहां पर x प्लस 1 लिखा है वहां पर x की जगह क्या लिख लो, h लिख लो, और h तो टेंड कर रहा है 0 को, तो जैसे h 0 हो जाएगा तो लिमिट करी कितनी आ जाएगी, हमारी 1 आ जाएगी। तो यहाँ भी 1 आ गया। अब चेक करते हैं हम लिमिट कहां पर, वैल्यू 0 माइनस में, मतलब हम 0 माइनस से जो हम अप्रोच करेंगे तो 0 माइनस लिखेंगे। ठीक है, उसमें 0 माइनस का मतलब होता है कि अब हम यहाँ लिख रहे हैं एक छोटा सा टर्म ले रहे हैं h, जो कि टेंड कर रहा है 0 को, और कहां टेंड कर रहा है, ये टेंड कर रहा है नेगेटिव से, तो 0 माइनस h, है ना। 0 में से एक छोटा सा नंबर घटा दो, तो हम कहां से अप्रोच करेंगे इसको, नेगेटिव साइड से। दैट मींस इसकी यहां पर हम जो वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं वो हमारा लेस देन 0 की वैल्यू है। तो f 0 माइनस h कितना होता है, तो 0 माइनस h हो जाता है ओनली माइनस h। ठीक, यानी हमें क्या करना है कि जो फंक्शन गिवन है sin x बाई एक्स, इसकी वहां पर क्या पुट कर देंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे हम, x की जगह हमें पुट करना है माइनस h पुट करना है। ठीक है, तो x की जगह लिखते हैं मैंने माइनस h, और बाई एक्स था वहां भी माइनस h। ठीक, साइन माइनस एक्स क्या होती है, माइनस साइन एक्स होती है ना, ये माइनस साइन क्या आता है, बाहर आ जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन माइनस एच के लिए हो जाएगी माइनस साइन एच डिवाइड बाई माइनस एच था। अब देखोगे यहां से कि एच का टर्म कैंसिल हो गया, क्या बच गया, फिर से साइन एच बाई एच, और हमें पता है साइन एच बाई एच की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो देखोगे कि यहां भी 1 वैल्यू आ गई, यहां भी 1 वैल्यू आ गई, और फंक्शन की वैल्यू भी x इक्वल टू 0 पे कितनी थी, 1 थी। यानी हम बोल सकते हैं यहां से, है ना, यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि लिमिट x प्लस लिमिट 0 माइनस की वैल्यू 1 है, और इस प्रकार जो f0 की वैल्यू है वो भी 1 है। हाँ, यानी हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कहां पर, x इक्वल टू 0 पे, है ना। यानी fx इज कंटिन्यूअस होगा एट ऑल पॉइंट्स, क्योंकि 0 माइनस पे भी डिफाइंड होगा, 0 प्लस पे भी डिफाइंड होगा, और 0 पर भी डिफाइंड होगा, यानी ये फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा x इक्वल टू 0 पे। बात समझ आ गई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10 की, कह रहा है इवेल्युएट द फ्लोइंग, है ना, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। अब जो गिवन फंक्शन है वो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करोगे, इस चीज को ध्यान देना। सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो पहले जो नीचे का जो टर्म है ना, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। कैसे फैक्टराइज करेंगे देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, है ना, देखते हैं ना कहां से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट यहां से करते हैं, है ना, कहीं से मत छाप लेना कहीं और। तो पहले नीचे जो फंक्शन की वैल्यू गिवन थी, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं ना। तो इसकी वैल्यू मैंने क्या लिख लिया, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, बच गया एक्स माइनस 1, और माइनस एक्स प्लस 1 में माइनस 1 कॉमन लिया, तो क्या बच गया एक्स माइनस 1।
यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस कॉमन आ गया और क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन बगल में। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या हो जाता है, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और एक्स माइनस वन तो है ही। ठीक, तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई इंटू एक्स प्लस वन। यानी इस पूरे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को हमने क्या लिख लिया, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस फाइव। ठीक, अब इस फंक्शन का हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक, तो अब क्या चलना है, इसके बाद ये अप्रोच करना है यहां से। ठीक है, उसके बाद यहां पहुंचेंगे हम। तो अब क्या लिख लेते हैं हम, यानी 3x प्लस फाइव बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन को हम लिख लेते हैं a बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस b बाई एक्स माइनस वन प्लस सी बाई एक्स प्लस वन, है ना। क्या क्या इसको मैंने यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि आखिर इस ए बी सी की वैल्यू क्या है। तो क्या करते हैं, इसका हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम पर फिर से कितना आ गया, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, और यहाँ पर जाकर मैंने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, ये हो जाएगा a इंटू, है ना, ये a मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस वन से, b मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन से। ठीक है, और c हो जाएगा x प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर से। क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू तो यहां से कैंसिल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, ये 3x प्लस फाइव की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इस पूरे ऊपर वाले फंक्शन के इक्वल हो जाएगी ना, इस पूरे फंक्शन के इक्वल। अब क्या किया, इसको मैंने सिंपली क्या कर दिया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया है, तो x प्लस ए हो जाएगा, ये बी एक्स स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा, प्लस ये x माइनस वन का होल स्क्वायर है, इसको मैंने ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स। ठीक है, और बाहर c है तो c से सबको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक, अब एक्स वाले साथ जितने टर्म है मैंने उसको एक जगह कर लिया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी एक 3x का टर्म है, यहाँ पर x है तो हमने क्या किया, यहाँ पर x वाले टर्म को अलग कर लिया। जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास देखो लेफ्ट में वो 5 है, तो यहाँ पर मैंने सारे कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड कर लिया, प्लस जो एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उसको मैंने एक साइड कर लिया, वो b प्लस सी हो गया। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर चीजों को बस हम करते हैं इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो यानी ये a माइनस टू सी, ये 3 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इधर भी x है इधर भी x है, तो इनका कोएफिशिएंट भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस टू सी इक्वल टू 3। ठीक, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन है, 5 है, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन है, a माइनस बी प्लस सी, दैट मीन्स की a माइनस बी प्लस सी ये 5 के इक्वल होना चाहिए। सिंस देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में कोई एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ओनली 3x प्लस 5 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर तो है नहीं, यानी यहाँ पर जो b प्लस सी जो टर्म आ रहा है एक्स स्क्वायर के साथ, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये 0 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यानी यहां से बोल सकते हो कि b, अब यहां से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से b की वैल्यू हो जाएगी b इक्वल टू माइनस सी। अब इसको मैंने यहां पर इस वाले इक्वेशन में पुट कर दिया है ना, ऊपर वाले इक्वेशन में। कहां पुट कर दिया इसको मैंने, ऊपर वाले इक्वेशन पुट कर दो, कहां पर b की जगह हम पुट कर देंगे माइनस सी पुट कर देंगे। तो जैसे मैंने यहां पर b की जगह माइनस सी पुट कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस बी बन जाएगा प्लस सी, और c प्लस सी हो जाएगा 2c, यानी ये बन जाएगा a प्लस 2c। अब क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा, माइनस टू सी कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 5 8, यानी a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी यहां से 4। ठीक, अब a की वैल्यू 4 आ गई, अब इसकी वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो, चलो हम यहां पुट कर लेंगे, तो a की वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हमारी आ जाएगी 1/2। ठीक है, c कितना आ जाएगा यहां से हमारा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, सी आ गया 1/2, तो बी के लिए कितनी हो जाएगी, बी के लिए कितनी थी, देखो बी की वैल्यू है माइनस सी है, तो बी की वैल्यू अगर माइनस सी है, तो अगर सी इक्वल टू 1/2 है तो बी की वैल्यू माइनस 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमने यहां पर जो देखो कौन सी इक्वेशन में बात कर रहे हैं, जो मैंने यहां पर ये इक्वेशन लिखा था पूरा, है ना, इस जगह पे, तो यहां पर जो मैंने पूरा लिखा है इसके जगह मैं क्या करता हूं, इसके जगह मैं सारे ए बी और सी के लिए पुट कर लेता हूं। तो एक जगह मैंने क्या कर दिया 4, बी की जगह क्या कर दिया माइनस 1/2, और सी की जगह क्या लिख दिया मैंने 1/2। ठीक, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना था, अब तो हमें इसे इंटीग्रेट करना सबको आता होगा कि इसे कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो 4 बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 4 बाई एक्स माइनस वन। ठीक, माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स माइनस वन का हो जाएगा लॉग एक्स, और माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट तो बाहर रह गया, यहाँ भी प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और 1 बाई एक्स प्लस वन का क्या बन जाता है, लॉग एक्स प्लस वन, अब प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। तो यहां से क्या होगा, यहां से हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ये हो जाएगा इसका पूरा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 3 मार्क्स में है, थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए बता रहा हूं कि इंटीग्रेशन में मॉडल पेपर में बहुत ही लेंदी क्वेश्चन आपको भी देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं सबको आपका एकदम डिटेल सेशन बताऊं ताकि आप समझ लो चीजों को, है ना। और अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा कि आपको और कौन से क्वेश्चन इस बार देख कर जाने हैं
की जो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। आते क्वेश्चन पर हम 11 की, कह रहा है इवैल्यूएट द फ्लोइंग, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर बार आने का चांस होता है इस क्वेश्चन, और ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो कह रहा है जब भी इस टाइप का फंक्शन गिवन हो, है ना, तो क्या करते हैं इसको, तो हमें यहां पर ये फंक्शन गिवन है, ठीक, हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन यानी इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू वही होगी अगर हम क्या कर ले, जहां पर x लिखा है वहां पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x कर दे, तो इसकी वैल्यू भी सेम होती है। तो क्या करें, जहां पर x लिखा है वहां पर क्या कर लो, वहां पर लिख लो पाई बाई टू प्लस जीरो माइनस एक्स। तो पाई बाई टू प्लस जीरो हो जाएगा पाई बाई टू और माइनस एक्स, ठीक। तो ये जगह क्या, जहां जहां x लिखा वहां क्या लिख लेंगे, पाई बाई टू माइनस एक्स। तो पाई बाई टू माइनस एक्स कर दिया, हमें पाई बाई टू माइनस एक्स कर दिया, और कॉस में भी जहां पर x था वहां पर पाई बाई टू माइनस एक्स कर दिया। इसकी वैल्यू भी सेम होती है ना, इसकी जो वैल्यू आगे इंटीग्रेशन करने पर आई आती है, तो इसकी वैल्यू भी इंटीग्रेट करने पर आई ही आएगी। लेकिन हमें पता है कि इसको हम सॉल्व करें तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स की वैल्यू होती है कॉस एक्स, और ये साइन पाई बाई टू नीचे पाई बाई टू माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स, और कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स की वैल्यू होती है साइन एक्स, ठीक। ये ऊपर लिखे हमने इक्वेशन नंबर 1, नीचे लिखा इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर ऐड कर दे, यानी लिख लोगा कि, है ना, इक्वेशन 1 प्लस 2 करने पर क्या हो जाएगा, i प्लस 1 में भी i है, 2 में भी i है, आई हो जाएगा 2i, और इन दोनों मैंने फंक्शन को ऐड कर दिया। ऐड करने पर क्या होगा कि देखो ऊपर का टर्म और नीचे का टर्म सेम आ जाएगा, ठीक है, और दोनों कट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज को आप देखना सॉल्व करना कि इसको अगर मैं एक बार दिखा दूं सॉल्व करके कि इसको पूरा सॉल्व करने पर कितनी वैल्यू आएगी। ये ऐसा कर लो, मैं एक लाइन में आपको और सॉल्व कर लेता हूं ऊपर। तुम कहते हैं कि जो आप सॉल्व करने पर हो जाएगी, ये हो जाएगी साइन, ऊपर हो जाएगी पाई बाई टू, ये वैल्यू हो जाएगी रूट साइन एक्स, ठीक है, प्लस हो जाएगा रूट कॉस एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस हो जाएगा रूट कॉस एक्स, ठीक है, और पूरा हो जाएगा dx। अब देखो यहां पर देखो, अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, ये टर्म पूरा कैंसिल आउट वन टाइम्स में, क्या बच जाएगा, ओनली dx बच जाएगा। तो 2i की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, यहां से 2i की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2i की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 और dx, ठीक है। तो dx हो जाता है x, लिमिट पुट कर दो 0 से पाई बाई 2, तो वैल्यू हो जाएगी ओनली पाई बाई 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 बच जाएगा। तो 2i की वैल्यू पाई बाई 2 है, ठीक है, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 4, और ये हो जाएगा हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर। बात समझ जाएगी कैसे करना है अप्रोच क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन इस बार इंपॉर्टेंट है सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। ये तो झारखंड बोर्ड का सैंपल पेपर है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड और इवन बिहार यूपी बोर्ड वाले भी इस क्वेश्चन को देख लेना। क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत की एक इंटीग्रेशन के एक स्पेशल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए। चलो आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कर रहा है कि सॉल्व करो, है ना। अब इसे सॉल्व करने को अगर जब बैठोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये बड़ा सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है ना। देखो कि आप, क्योंकि हमें क्या पढ़ा है, हम पढ़े डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये एक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, और हम अब तक क्या पढ़ के आए हैं कि अगर कुछ इस टाइप का फंक्शन दिख जाता कि डी वाई बाई डी एक्स रहता प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स रहता, और यहां पर वाई रहता, और इक्वल टू जी एक्स होता, तो हम वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला फॉर्मूला से इसको यूज कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहां तो कुछ ऐसा है नहीं, इसको बनाना भी चाहोगे तो नहीं बन पाएगा। तो बनाओगे तो क्या बनेगा, अब देखो यहां पर मैंने क्या किया है, तो ये मैंने, हमारे पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब क्या करते हैं, वाई, यहां पर उल्टा काम चलेगा ना, डीवाई बाई डीएक्स मत करो, डीएक्स बाई डीवाई को निकालो तो हो जाएगा काम। तो मैंने क्या किया, वाई डीएक्स की वैल्यू थी एक्स प्लस 2y स्क्वायर इंटू डीवाई, मैंने डीवाई को इधर ले गया, तो बन जाएगा वाई डीएक्स बाई डीवाई इक्वल टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर, ठीक। तो यहां से dx बाई डीवाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो y को जो हमारे पास लेफ्ट में उसको राइट में भेज दो, तो सब y से डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ही राइट में जाकर सब डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा x बाई वाई, और ये 2y स्क्वायर बाई वाई होगा, तो उसमें से y y कैंसिल होगा, बन जाएगा ओनली 2y। यानी यहां से सकते हो कि dx माइनस एक्स बाई वाई इक्वल टू 2y, है ना। अब देखो कुछ ये फंक्शन हमारा किस फॉर्म में बन गया है, ये कुछ मैंने इसी फॉर्म में बन गया, जस्ट इसका इनवर्स कुछ उल्टा हो गया है ना। ये जो मैंने लिखा था ये चीज है, लेकिन यहाँ पर उल्टा चीज हो चुका है। कैसे, अब यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालोगे, है ना, वो आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो फंक्शन है वो कितना है, माइनस 1 बाई वाई है, यही हमारे इंटीग्रेशन फैक्टर में आएगा। तो इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकालोगे, ई टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई वाई डी वाई, ठीक। सिंपल के देखो यहाँ चीजें उल्टी हो चुकी है, जहां पर एक वो जो है वाई, तो ई टू द पावर माइनस 1 बाई वाई डी वाई, इंटीग्रेट करने पर कितना बन जाएगा, ई टू पावर माइनस लॉग वाई, क्योंकि डी वाई बाई वाई कितना होता है, लॉग वाई होता है। पावर ये बाहर -1 था, ऊपर जाके बन जाएगा पावर -1, और ई टू पावर लॉग वाई -1 की वैल्यू कितनी जाती है, वाई टू पावर -1, जिसको हम 1 बाई वाई भी लिख लेते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे यहां से, इसके बाद यहां चलते हैं,
ठीक है, तो यहां से हम हमारा वैल्यू क्या होती है, तो x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर जो कि वैल्यू होगी 1/y इज इक्वल टू gx जो रहेगा उसको भी मल्टीप्लाई कर लोगे इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, मैथड यूज करते हैं कि x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू जो हमारे पास राइट हैंड साइड में जो भी टर्म था, जो हमारे पास बच गया था 2y के भी मल्टीप्लाई कर लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से और इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, लेकिन इसको इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, dy के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो वही मैंने यहां पर पुट किया है, तो ये हो जाएगा x/y इक्वल टू 2, y से y कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा 2dy। तो x/y इक्वल टू हो जाएगा ओनली 2y प्लस सम कांस्टेंट c, और यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 2y² प्लस cy। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा यहां से करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा उल्टा केस है ना, dy/dx नहीं, यहां पर dx/dy निकालना, dy/dx निकालोगे नहीं सॉल्व हो पाएगा। आते क्वेश्चन नंबर हम 13 की, कह रहा है कि एक इफ a की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक, और b की वैल्यू भी गिवन है और c की वैल्यू गिवन है, तो कह रहा है सच दैट कि a प्लस लैम्डा b है ना, a प्लस लैम्डा b की जो वैल्यू होगी वो c के परपेंडिकुलर है, यानी c वेक्टर के परपेंडिकुलर है, किसका, a और b का लीनियर एडिशन। कैसे, a प्लस लैम्डा बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो c के परपेंडिकुलर है, तो कह रहा है बताओ वैल्यू ऑफ लैम्डा कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम a प्लस लैम्डा बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, हमें a भी पता है प्लस लैम्डा टाइम्स b कर लेते हैं। तो मैंने यहां पर क्या किया, सबसे पहले देखो a प्लस लैम्डा बी की वैल्यू निकाल ली, तो a प्लस लैम्डा बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या किया, a प्लस लैम्डा बी कर लो, उसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 और लैम्डा बी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर i में कितना है -1, तो हो जाएगा माइनस लैम्डा आई। ठीक, जब जे का के टर्म को ऐड करोगे तो हो जाएगा बी में a1 में कितना है, a में हमारे पास 2 है, 2 प्लस 2 लैम्डा। ठीक, लास्ट में बात ऐड करेंगे जब के वाले टर्म को, तो ये हो जाएगा 3 प्लस लैम्डा इंटू के। ठीक, ये हो जाएगा a प्लस लैम्डा बी। अगर कह रहा है हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है किसके, अगर सी के परपेंडिकुलर, अगर ऐसा परपेंडिकुलर होगा तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। ठीक, कितना होना चाहिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी, ए बी कॉस थीटा, अगर यहां पर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो cos थीटा, थीटा की वैल्यू π/2 और cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी a डॉट b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मैंने क्या किया, यहां पर a की वैल्यू पुट कर दी, डॉट मैंने b की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या होता है इसके बाद कि i से i का टर्म होगा मल्टीप्लाई सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ 2 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई हो गया 3 से। ठीक, अब j का टर्म यहाँ पर कौन है, 2 प्लस 2 लैम्डा, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर j वाले कोएफिशिएंट के, जो कि यहाँ पर 1 है, तो 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 बन जाएगा। अच्छा, यहां पर k का तो टर्म है 3 प्लस लैम्डा, लेकिन यहां पर k का कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है, यानी इसकी 3 प्लस लैम्डा की वैल्यू क्या करेंगे, यहां पर हम इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू बन जाएगी पूरी 0। तो यहां से सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहां से सॉल्व करने पर 2 माइनस लैम्डा को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो बन जाएगा 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 + 2 लैम्डा की वैल्यू 0, तो ये ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, और -3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा ऐड करने पर माइनस लैम्डा हो जाएगा। ठीक, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 8 आ जाएगी, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, तभी a प्लस लैम्डा की वैल्यू c के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 13। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है ना, पेन पेपर लेकर बैठना है और सॉल्व करना है ना, जो मैं बातें बोलते जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो और लिखते चले जाओ, है ना, और समझ के लिखो कि हाँ जो मैंने कहा क्या वो बात समझ आई, क्या आपको वो पॉइंट आप लिख के समझ पा रहे हो। ठीक है, बाकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 में क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कहता हूं कि क्वेश्चन आने के चांस है, बहुत ज्यादा नहीं है, स्पेशली झारखंड बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कभी। तो पहले क्वेश्चन समझते क्या कह रहा है, कह रहा है कि मान लो कोई एक लड़की है ना जो एक पासे को उछालती है, मतलब एक डाइस है ना, पासा, पासा में कितने नंबर तक होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, हम बात करते हैं डाइस, डाइस पैसा बनाता है, इसको हमने क्या किया, इसको मैंने फेंका, तो इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 कहते हैं। कह रहा है कि अगर इस लड़की, अगर उसमें 5 या 6 आ जाए, तो कह रहा है कि अगर उसे 5 या 6 मिल जाए तो वो क्या करेगी, वो एक कॉइन को 3 बार उछालेगी। ठीक है, अगर 5 या 6 आता है तो वो कॉइन को कितनी बार उछालेगी, 5 से 3 न, एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करेगी। किसे करेगी, 3 टाइम्स टॉस करेगी, यानी उछालेगी से एक सिक्के को। ठीक, लेकिन अगर उसे
है ना। और वो क्या करती है उसके बाद वो नंबर ऑफ हेड काउंट करती है कि जब उसने पासे को सिक्के को जब उसने 3 बार उछाला है तो उसे कितने हेड मिले हैं। लेकिन अगर उसे क्या मिल जाए, लेकिन उसे अगर 1 2 3 या 4 मिले, है ना, यदि उसे 1 2 3 या 4 की संख्या प्राप्त होती है तो वो एक सिक्के को एक ही बार उछालती है और ये नोट करती है कि उस पर चिट या पट प्राप्त हुआ है कि नहीं। लेकिन अगर वो 1 2 3 4 मिल जाए तो वो वन टाइम क्या करेगी, एक कॉइन को टॉस करेगी ना, एक ही बार उठा लेगी, यानी वन टाइम टॉस ए कॉइन। तो अगर 1 2 3 4 मिलता है तो वो सिर्फ एक कॉइन को सिर्फ एक ही बार उछालती है और उसमें से वो क्या नोट करती है, नोट करती है कि उसमें हेड आया या टेल। ठीक, तो अगर 5 6 आएगा तो 3 बार उछालेगी और वो सिर्फ हेड काउंट करती है। देखता हूं उसने क्या किया, उसने सिर्फ हेड काउंट किया है। लेकिन अगर उसे 1 2 3 4 मिलता है तो वो कॉइन को एक ही बार उछालती है ना, एक ही बार उछालती है और हेड या टेल काउंट करती है। तो कह रहा है कि अब बताओ कि अगर अगर वो एग्जैक्टली वन हेड उसे मिले तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि 1 2 3 या 4 डाई के साथ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। कह रहा है कि अगर उसे एक ही बार अगर हेड मिलता है तो ये बताओ कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 के साथ कितनी चांसेस है। ठीक है, देखो अगर उसे ओनली वन हेड मिल रहा है ना तो ओनली वन हेड कब कब मिल सकता है। ठीक है, अगर एक कॉइन को एक बार उछालेगी तो उसकी चांसेस 2 होती है ना, हाफ होती प्रोबेबिलिटी हेड आने की। लेकिन उसने कहा था कि जब उसे 5 और 6 मिला था तो उसने कॉइन को कितने बार उछाला था, उसने कॉइन को 3 बार उछाला था। तो पहले बात समझ लो थोड़ी सी, फिर बात में आऊंगा क्वेश्चन पे ना, तब क्या आपको बाद में समझ आ जाए। तो कह रहा है अगर हम 3 बार कॉइन को उछालेंगे तो क्या क्या मिल सकता है। देखो तो पहले बात करते हैं, ऐसे लिख लेना, लिखना तक देखो, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, है ना। जब भी एक कॉइन को 3 बार उछालते हैं तो टोटल 8 टाइम्स हमारे पास आने के चांसेस होती हैं। फिर क्या आ सकता है, फिर हेड हेड, देखो लिखना है पहले हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, फिर लिखेंगे हेड हेड टेल टेल, फिर लिखा मैंने हेड हेड, फिर लिखा मैंने टेल टेल। लास्ट में क्या लिखते हैं, हेड 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 हेड, फिर टेल 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 टेल। बात समझ आ रहा है मैंने ये पैटर्न कैसा है। अब कह रहा है कि उसे ध्यान देना, उसने कहा है कि उसे एग्जैक्टली एक ही चित्त मिले, है ना, उसे एक ही चित्त प्राप्त होता है। तो बताओ उसके क्या चांसेस है कि उसने 1 2 3 ही से ही उसको ये एक हेड मिला होगा। क्योंकि एक हेड तो जब मैंने कॉइल को 3 बार उछाला था उसमें भी एक हेड मिल सकता है। वो कैसे, वो देखो, तो एक हेड हमें कब मिल सकता है, एक हेड देखो जब मैं 3 कॉइन को जब उछाला था उसमें भी मुझे ऐसा चांस हो सकता है कि मुझे एक हेड मिला हो और 2 बार टेल मिला हो। यहां भी एक बार हेड आया है, एक बार हेड और देखोगे तो एक बार हेड आपको यहां भी मिल जाएगा। देखो यहां दिख रहा है, एक बार हेड दिख रहा है और एक हेड तो यहां भी दिख रहा है, यानी 3 टाइम्स हेड तो यहां से भी आ सकते थे जब उसे 5 और 6 मिला हो। तो 3 टाइम्स हेड ना, ओनली हेड, 3 टाइम्स ओनली हेड। ये तो हमें तभी मिलेगा जब हमने कॉइन्स में, जब हमारे पास पासे में 5 या 6 आया होगा। ठीक है, अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। देखो तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन इज ऑब्टेन्ड व्हेन थ्रोइंग 1 2 3 4। कह रहा है कि जब 1 2 3 4 करे को हमने पासे को फेंका और उसके बाद हमने कॉइन को टॉस किया और उसके बाद सिर्फ हेड मिले, इसकी चांसेस कितनी है, ये हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी सी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी सी बाई ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी सी ए बाई बी। ठीक है, ये हमारी एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, हमारा बेस थ्योरम है। ठीक है, अब ए यहां पर क्या है, तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ए वो एक ए हमारा वो इवेंट है जब हमें 1 2 3 अपियर हो किस पे, डाई पे। बी क्या है, जब 5 6 मिले डाई पे। ठीक, और सी क्या है, वो इवेंट है जिसमें हमें एग्जैक्टली वन हेड मिले। अब आओ अच्छे से क्वेश्चन पे समझना आप इसके बाद। ठीक, तो अब कह रहा है कि पीए क्या है, पीए इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 2 3 4 अपीयर्स ऑन डाई, है ना। एक डाई को फेंको, एक पासे को फेंको, तुम्हें 1 2 3 4 मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 4/6 होती है। क्योंकि 1 2 3 4 कितने टर्म हो गए, टोटल 4 टर्म हो गया। टोटल पासे में कितने नंबर होते हैं, 6 होते हैं, तो 4/6 जिसको हम 2/3 लिख सकते हैं। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 2 3 4, वो कितनी होगी, ओनली 2/3। बात करते हैं तो सी बाई ए क्या हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन हिट अपीयर वेन 1 2 3 4 को आप फेंको और आपको एग्जैक्टली वन हेड मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो 1/2 है। क्योंकि मैंने क्यों ये 1/2 क्यों हुई, क्योंकि मैंने जब मुझे 1 2 3 4 मिल रहा है अगर डाइस में पासे में, तो मैंने कॉइन्स को एक बार फेंका था।
अब पासे को तुम आप एक बार फेंकोगे और एग्जैक्टली वन हेड मिले, सी क्या है, गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, ये होती है 1/2। ठीक, अच्छा 1/2 क्योंकि ये 1/2 क्यों हुई, क्योंकि जब मैंने 1/2 जब मैंने 1 2 3 4 आया था पासे में, तभी मैंने कॉइन्स को एक बार उछाला था, और कॉइन्स को एक बार उछालोगे तो हिट कितना मिलेगा 1/2। तो यहां पर एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 कब होगी, जब पासे में 1 2 3 4 आया था, यानी जब हमारा इवेंट ए हुआ होगा तब, जब पासे में 1 2 3 4 दैट मींस इवेंट हमारा ए हुआ होगा तब, इसी को लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ए। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गेटिंग 5 और 6। तो अगर एक पासे को फेंको और पासे में 5 या 6 आ जाए तो कितने होंगे, दो टर्म, टोटल पासे में कितने होते हैं नंबर्स, 6, तो कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/6 यानी 1/3 हो जाएगी यहाँ प्रोबेबिलिटी। ठीक, अब मैंने पासे को फेंका, मेरे पास 5 या 6 आ गए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 है। अब अगर जब मैंने पासे को फेंका था और 5 और 6 आया था, उसमें मैंने कॉइन्स को कितनी बार फेंका था, मैंने कॉइन्स को 3 बार फेंका था, और उसमें भी एग्जैक्टली वन हेड आए। ऐसा कितनी बार हुआ था, बैक में देखो मैंने यहां बताया था, है ना, ऐसा कितनी बार हुआ था, ऐसा हुआ था अभी देखो, इससे पहले मैंने जब इसे मैंने बैक वाले साइड में किया था तो वहां पर कितनी बार आया था, वहां पर आया था वहां पर 3 टाइम्स आया था। ठीक है, देखो बैक में एक बार, है ना, यहां पर देखो जो मैंने यहां पर बताया था लास्ट में, देखो कि जब मैंने कॉइन्स को 3 बार फेंका था और मुझे एग्जैक्टली वन हेड मिले, ऐसा कितनी बार हुआ था, तो एक बार हेड यहां मिल रहा है, एग्जैक्टली वन हेड यहां मिल रहा है और एग्जैक्टली हेड यहां मिल रहा है, टोटल जबकि है कितने, टोटल ये है 8। ठीक है, तो मुझे 3 मिल रहा है, सिंगल सिंगल हेड मिल रहा है कितनी बार में, 8 में से सिर्फ 3 बार मिल रहा है मुझे जब सिंगल हेड मिला हो। ठीक है, तो यहां पर इससे हम बात कर रहे हैं कि यहां पर जो इवेंट की बात कर रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन हेड एपियर ऐसा हो जब 5 और 6 को फेंका हो, ऐसा कब होगा, वो 3/8 टाइम्स ही होगा, क्योंकि 8 में से सिर्फ 3 ही बार ऐसा था जब सिंगल हेड आया था। ठीक, अब हम देखो हमें सब मिल गया, है ना, अब क्या करना, बस फॉर्मूले में सबको पुट कर देते हैं, कुछ नहीं करना है। तो पी ए बाई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी ए की वैल्यू हो गई देखो 2/3 है, पी ए की वैल्यू कितनी हो गई 2/3 पुट कर दिया इंटू पी सी बाई ए, पी सी आई बाई की वैल्यू कितनी है 1/2 हो गया। ठीक, डिवाइड बाई क्या कर लेंगे, क्योंकि देखो वन, अब डिवाइड में हम ये टर्म को पूरा क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि ये दोनों इवेंट में हमें सिंगल सिंगल हेड मिला था। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं, फिर से पी ए की वैल्यू 2/3 और पी सी बाई ए की वैल्यू 1/2 प्लस पीबी की वैल्यू हो जाएगी 1/3 और पी सी बाई बी के लिए कितनी हो गई 3/8। क्या करना है, इसको रख सके आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके कितनी आएगी पूरी वैल्यू, क्या देखो यहां से 2 से 2 का टर्म कैंसिल, यहां से 2 का टर्म कैंसिल हो जाएगा 1/3, नीचे भी हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1/8। एलसीएम के सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 1/3 इंटू 24/11 और आंसर हो जाएगा आपका 8/11, है ना, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो बहुत ही लेंदी प्रॉब्लम है ना, तो 3 मार्क्स पे ठीक है, अगर आपको समझ आया तो आप कर सकते हो, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, है ना, क्योंकि साथ में से आपको 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बाकी इसको अच्छे से मैं इसको बहुत ही अच्छा लेवल का एक क्वेश्चन समझता हूँ ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन है। चलो अब आते हैं पार्ट नंबर सी में, कह रहा है सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, है ना। अब पार्ट सी में बता रहा हूं, पार्ट सी में से भी आपको 5 में से कोई 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, तो मैं आपको पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूं, आपको जो 5 में से 3 आएगा वही एग्जाम में सॉल्व करेंगे। वैसे अभी आपको प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कह रहा है कि इन सभी इक्वेशंस को सॉल्व कर यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, यानी निम्नलिखित का हल करना है आव्यूह का प्रयोग करके, यानी मैट्रिक्स मेथड का यूज करके, है ना, इन समीकरण की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें एक्स वाई जेड और की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, सिंपल सा मतलब होता है हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी। क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन लिखा है ना, इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को लिखते हैं ए एक्स इक्वल टू, ठीक है, ए एक्स की वैल्यू हो जाती है, ए के लिए हो जाएगी 5, देखो 5 3 यहां कॉन्स्टेंट हो गया 1, 5 3 1 लिख लिया, फिर 2 1 3, फिर लास्ट में 3 2 4, ये हो गया ए की वैल्यू। एक्स की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी यहां पर, इसको थोड़ा सा चेक करें ना, एक गलत है, ये वैल्यू हो जाएगी यहां पर, है ना, एक्स इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको लिख लो, ये वैल्यू हो जाएगी यहां पर एक्स वाई जेड, ये हो जाएगी एक्स है, ये वाई है और जेड है। ठीक है, और हमारे पास जो बी है वो बी कौन हो जाएगा, बी हो गया हमारे पास वो
16, 19 और 25। ठीक, अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखो, अगर इसका इक्वेशन, अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू आनी है तो सबसे पहले याद रखना कि ये जो मैंने मैट्रिक्स ए लिखा है इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, है ना, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो हो गया तो सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, बात समझ आ गई। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैट्रिक्स को सॉल्व किया, इसके यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है, इसका जो आपका इसका जो डिटर्मिनेंट है ए का, मैंने निकाल डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गई। अब ये जीरो के इक्वल तो नहीं है, यानी इसका मैट्रिक्स, यानी ये एग्जिस्ट करेगा, है ना, ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक, अब क्या करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें वो मैट्रिक्स ए का क्या निकालना पड़ेगा, मैट्रिक्स ए का निकालना पड़ेगा। यहां देखना ध्यान से, ठीक है। अब हमें इस ए मैट्रिक्स हमें गिवन था, पहले इसका निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर से निकालते हैं, पहले ए1 निकालते हैं। ए1 कैसे निकालते हैं, इस 5 से। तो पहले 5 की जगह क्या करो, इस 5 को देखो, अब कौन यहाँ पर देखो, 5 का इस रो को भूल जाओ, है ना, पहले रो पहले कॉलम को भूल जाओ, कौन बच जाएगा, 1 2 3 4, मैंने लिया 1 2 3 4। ठीक, इसके लिए क्या होती है, 1 इंटू 4 हो जाएगा 4, माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, तो 4 माइनस 6। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1 कितना होता है, 2। अगर ये इवन आएगा तो वैल्यू इसकी ब्रैकेट के बाहर हमेशा क्या रहेगी, प्लस रहेगी। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम होता है ना। तो सिंपल सा अभी याद रख लो कि ये वैल्यू कितनी होगी, अगर ये दोनों अगर 1 + 1 अगर ये इवन आ गया ऐड करने पर, तो बाहर साइन रहेगा प्लस, तो हो जाएगा 4 - 6, वैल्यू हो जाएगी -2। सेकंड में आते हैं, अब A12 यानी ये 3 आ गया, है ना, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम 3। अभी 3 के का हमें वैल्यू निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, तो इस रो को इसको भूल जाओ पूरा, है ना, इसको भूल जाओ बीच वाले टर्म को। कौन बच जाएगा, 2 3 और 3 4, तो 2 3 3 4। अब देखो यहाँ पर 1 2 आ गया ना, 1 2 3 को 1 2 का ऐड करो, कितना हो जाएगा 3। अगर ये ऑड आएगा तो बाहर साइन करना है, पुट माइनस, तो मैंने बाहर माइनस कर लिया, फिर 4 इंटू 2 8 हो गया, और -3 इंटू 3 9 हो गया। सॉल्व करके कितना आ गया 1। इसी टाइप से A13 को निकालो, ठीक है, यानी इस 1 को। तो अगर इस 1 के हमें कोफैक्टर निकालना है, अगर हमें माइनर निकालना है तो क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालना है तो इसको गायब कर दो, लास्ट वाले यानी फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को गायब कर दो। कौन बच जाएगा, 2 1 3 2, 2 1 3 2 लिख दिया। 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है, तो इसलिए साइन रहेगा प्लस। फिर 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 3 इंटू -3 इंटू 1 हो जाएगा -3, कितना आ जाएगा यहाँ से 1। फिर निकालोगे 8 2 1, यानी इसकी बात कर रहे हैं, इस 2 वाले को, तो इस 2 को गायब कर दो। कौन बच जाएगा हमारा, 5 2 3, और 2 1 3 को गायब कर दो, कौन बच जाएगा 3 1 2 4, तो लिखा है मैंने 3 1 2 4। सिंस 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है, इसलिए साइन पुट क्या करोगे, माइनस। ठीक, अब अगर बाहर साइन हो गया माइनस, तो 4 इंटू 3 12, -2 इंटू 1 होगा -2। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी -10। ठीक है, ऐसा ही आपको सब करना है। A22 की वैल्यू, A22 की वैल्यू यानी 1 की बात कर रहे हैं, तो इस 1 को गायब कर लो, है ना। जब भी मैं बात करता हूँ कि इसकी वैल्यू का कोफैक्टर निकालना है, इस मिडिल वाले टर्म का, तो इससे रो और इसके कॉलम वाले को गायब कर दो। कौन बच जाएगा, 5 1 3 4, तो लिख लिया 5 1 3 4। सिंस 2 + 2 होता है 4, इसलिए साइन होगा प्लस, और 5 इंटू 4 हो गया 20, -3 इंटू 1 हो जाएगा 3। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 17। A23 की वैल्यू यानी इसकी हमें निकालना है, तो इसको गायब कर दो, दिख रहा है, इस टर्म को गायब कर दो। कौन बच जाएगा, सो इसको गायब करने पर 5 3 और 3 2 लिख लिया मैंने, 5 3 3 2। सिंस 2 + 3 कितना होता है 5, ऑड नंबर, इसलिए साइन क्या होगा, बाहर पुट होगा माइनस, तो माइनस लिख दिया, और सॉल्व पर कितने आ गए, -1। इसके बाद ऊपर चलना, है ना, ध्यान से, है ना, सही सॉल्व करना, कैसे जान, देखो ये ऑर्डर चला ऊपर। तो अब A31 निकालेंगे, A31 हो जाएगा इस 3 की वैल्यू, यानी इसको गायब कर दो, यानी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को गायब कर दो। कौन बच जाएगा, 3 1 1 3, तो लिखा 3 1 1 3, और यहाँ पर 3 + 1 कितना होता है, 3 + 1 होता है 4, इसलिए साइन रहेगा बार में प्लस। तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 9, -1 इंटू 1 हो जाएगा -1, हो जाएगा 8। फिर निकालते हैं A32 की वैल्यू, 32 मतलब इस 2 की वैल्यू, इस 2 का कोफैक्टर, तो इसको गायब कर लो। सो यानी थर्ड रो और सेकंड कॉलम को गायब कर दो। कौन बच जाएगा, 5 2 और 1 3, तो 5 2 1 3। सिंस यहाँ पर 3 2 लिखा है, तो 3 2 कितना होता है 5, ऑड नंबर है, तो साइन लगाएंगे माइनस, फिर तो बात आ गया साइन माइनस, फिर 5 10 15, -2 इंटू 1 2, कितना आ जाएगा यहाँ से -13। और लास्ट आता है A33 वैल्यू, मतलब इस 4 का निकालना हमें कोफैक्टर, इसका निकालना है, तो इस थर्ड वाले रो को और थर्ड वाले कॉलम को गायब कर दो, ये पूरा गायब हो जाएगा, तो कौन बच जाएगा ऊपर, 5 3 2 1, तो 5 3 2 1 लिखा। सिंस 3 + 3 कितना होता है 6 होता है, ये इवन नंबर है, इसलिए साइन क्या रहेगा, प्लस। फिर हो जाएगा 5 इंटू 1 5, -3 इंटू 2 हो जाएगा 6, आंसर कितना जाएगा -1। ठीक है, तो ऐसे ऑर्डर चलना है, ये ऑर्डर भी थोड़ा देख लेना, है ना, गलत मत कर देना, जो एरो बना है वैसे आपको चलना है, फिर ये चलना है, इसके बाद ऊपर जाना है, फिर यहाँ से वापस आना है नीचे। अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स
है ना, ये हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है कि ये जितना मैंने कोफैक्टर निकाला है -2 1 1, लिख लो -2 1 1, ठीक। फिर लिखो -10 17 -1, तो -10 -17 -1, और लास्ट आ गया था 8 -13 -1, तो लिख लिया 8 -13 -1 और इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या करते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। तो जो -2 1 1 है इसको क्या आ जाएगा, ये -2 1 1 ऐसे लिख लो। तो जो रो था वो बन गया कॉलम, ऐसे फर्स्ट कॉलम। जो सेकेंड रो देखो, तो -10 17 -1 ये सेकेंड रो है, तो ये बन जाएगा सेकेंड कॉलम, है ना, कितना -10 17 1 ऐसे। फिर 8 -13 -1 था, ये था थर्ड रो, ये बन जाएगा थर्ड कॉलम 8 -13 -1, इसको मैंने ट्रांसपोज ले लिया। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू होगी पूरी ब्रैकेट में, और 1/a की वैल्यू कितनी थी, 1/a मतलब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई थी -6, तो हो जाएगा 1/-6 पुट कर दिया। तो यहां से जो x की वैल्यू होती है याद रखना, ठीक है, जो x की वैल्यू होती है ये फॉर्मूला ये होता है ना, x की वैल्यू फाइंड करना। तो क्या होता है a इनवर्स b, तो ये हो गया a इनवर्स, और b के लिए वहां पर कितनी आई थी 16 19 25 थी। अब क्या करना है, इसको बढ़कर मैंने सॉल्व किया। सॉल्व कैसे करोगे, देखो सिंपल सी बात है, तो -2 इंटू 16 -10 इंटू 19 और 8 इंटू 25, ये हो गया पूरा फर्स्ट टर्म, ये हो गया फर्स्ट रो। सेकंड रो मांगे तो 1 इंटू 16 फिर प्लस 17 इंटू 19 फिर -13 इंटू 25, ये सेकंड हो गया। और लास्ट का थर्ड कि 1 इंटू 16 -1 इंटू 19 और -1 इंटू 25। अब इस पूरे टर्म को क्या करना है, इस पूरे टर्म को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, यानी इसके बाद आप कैसे जाओगे, ऐसे चलना, ठीक है। स्पेस कम है तो मैंने आज आपको एक पेज में सॉल्व करने की कोशिश किया था, ठीक है। फिर यहां से जाओगे तो इस पूरे ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करना, ऊपर -22 आ जाएगा। सेकंड जो पूरा सॉल्व करोगे वो 14 आ जाएगा, और जो लास्ट वाला पूरा टर्म रो को सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा -28। और यहाँ पर साइन किया था पहले से -1/6 पहले से था। तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही तो एक्स की वैल्यू है ए इनवर्स बी, और एक्स क्या था हमारा एक्स वाई जेड था, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -22, है ना, ये माइनस साइन नहीं रहेगा, ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा -22 और इंटू -1/6, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 22/6, फिर -1/6 को मल्टीप्लाई कर लो 14/14 से, तो हो जाएगा -14/6, और लास्ट हो जाएगा -1/6 को मल्टीप्लाई कर लो किससे 20 -28 से, तो हो जाएगा 28/6। सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लो, तो ये 2 से करोगे तो 2 से 2 3 जा, 2 से ये 11 टाइम्स में, 2 से ये 3 टाइम्स में, 2 से ये 7 टाइम्स में, 2 से ये 3 टाइम्स में, और 2 से 28 14 टाइम्स में। तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई और जेड की वैल्यू हो जाएगी 11/3, वाई की वैल्यू -7/3 और जेड की वैल्यू 14/3। ये आ गया आपका एक्स वाई जेड की वैल्यू यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है, बात समझ आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कह रहा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, है ना, तो कह रहा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, किसकी फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किस फंक्शन की, हमें एफ एक्स की वैल्यू गिवन है। तो अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए कि आखिर एक्स की कोई तो वैल्यू होगी जहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो कहां पर आएगा, है ना, और मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आएगा, यानी हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो कह रहा है कि हमें एफ एक्स गिवन है, तो पहले मैंने क्या किया, यहां पर आपको एफ एक्स लिख लिया, ठीक। अगर फॉर मिनिमा और मैक्सिमा क्या चाहिए, हमें पहले निकाल लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, तो एफ डेक्स एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो मैंने इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने पर कितना आ जाएगा, 2x³ का हो जाएगा 6x² माइनस 15x² का हो जाएगा 30x, और 30x का हो जाएगा 36, और सिंस लास्ट में कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का कितना होता है इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन, ये होता है 0, ठीक। अगर मैक्सिमा और मिनिमा, याद रखना, अगर मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए तो इस एफ डेक्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, वो 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया कि इस पूरी वैल्यू को क्या कर दिया, 0 से इक्वेट कर दिया। फिर यहां से मैंने 6 कॉमन ले लिया, तो 6 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ओनली x², सेकंड टर्म बन जाएगा ओनली -5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर वाले टर्म से 6 कॉमन लेके उसे राइट हैंड साइड भेज दिया था। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई सिंपल इसका हमें क्या करना है, इसको हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज कर लेते हैं, कितना आ जाएगा x² -3x -2x प्लस 6 इक्वल टू 0, इनमें से कॉमन आ जाएगा x -3 और -2x प्लस 6 में से कॉमन आ जाएगा x -3, कॉमन ले लिया, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी x -3 x -2 की वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 0 के इक्वल, दैट मीन्स की x -3 की वैल्यू 0 होगी, और यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और जब x की वैल्यू x -2 की वैल्यू 0 होगी उसमें
x की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी 3 और 2, यानी ये 2 पॉइंट है जहां पर एक बार हमें मैक्सिमम मिल रहा होगा, एक में हमें मिनिमम मिल रहा होगा। अब चेक करेंगे कैसे, कहां पर मैक्सिमम है कहां पर मिनिमम मिलेगा। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं इसके बाद कि नाउ हम पहले एफ डबल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी जो मैंने एफ डैश एक्स निकाला था, है ना, ये जो एफ डैश एक्स निकाला जिसकी वैल्यू आई थी 6x² माइनस 30x प्लस 36, क्या करते हैं सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, सबसे पहले अब इसको हम डबल डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इसको आप डबल डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, 6x² का हो जाएगा 12x और माइनस 30x का हो जाएगा माइनस 30। ठीक, अब क्या करते हैं यहां पर पहले हम फाइंड आउट करेंगे कब, जब यहां पर x की वैल्यू 3 हो। तो जब x की वैल्यू 3 पुट करते हैं यहां पर तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 आ गया पॉजिटिव नंबर। अगर नंबर पॉजिटिव आ जाए ना, याद रखना, अगर नंबर पॉजिटिव आ जाए तो उसमें हमें मिलता है मिनिमा। ठीक है, यानी अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो उस पॉइंट पर हमें मिलता है मिनिमा, यानी यहां पर मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी हमें, जब x की वैल्यू 3 होगी। अब चेक करते हैं x इक्वल टू 2 पे, तो जहां पर एफ डबल डैश 2 की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो यहां पर देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी थी, 12x माइनस 30 थी, वहां पर एक्स की मैंने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। तो जैसे यहां पर आप 2 पुट करोगे, सॉल्व करोगे, कितना आएगी वैल्यू, आ जाएगी -6, और वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव। और जब भी नेगेटिव वैल्यू आती है उसमें हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। तो मैक्सिमम में कब मिला, जब एक्स की वैल्यू 2 थी। ठीक, तो मैक्सिमम में कब मिला है, जब एक्स की वैल्यू 2 है। तो मैंने क्या कर दिया, सिंपल, जो एफ एक्स की वैल्यू हमें यहां पर गिवन थी, है ना, ये जो हमें एफ एक्स जो हमें स्टार्टिंग में गिवन था इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन में क्या करते हैं हम, x की जगह क्या पुट करते हैं, 2 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 11 था, वहां पर मैंने क्या किया, सिंपली से क्या करना है आपको, x की जगह 2 पुट कर देना है। ठीक है, यहां भी 2 था, यहां भी 2 था, 2 पुट कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई, 39। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 39। तो हमसे पहले पूछा था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 39 हो गई यहां से आपकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कब मिली थी, x इक्वल टू 3 पे। तो क्या करेंगे, उसी फंक्शन में एफ एक्स में एक्स की जगह पुट कर दिया मैंने, 3 पुट कर दिया। सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आ रही है, 39। और ये कौन सी वैल्यू है, ये हमारी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों फाइंड आउट हो गई, और यही दोनों हो जाएगा आपका आंसर कि इसकी एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 39 है और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, वो 38 है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, यहां से हो जाता है करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, लिख रहा है फाइंड द एरिया लाइंग एबव एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर और एरिया इंक्लूडेड, है ना, कौन सा एरिया, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू 8x एंड इनसाइड द पैराबोला y² इक्वल टू 4x, है ना। हमें एक एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो एरिया कौन कौन सा है, तो देखो कह रहा है कि वो एक्स एक्सिस के तो ऊपर होना चाहिए, है ना, यानी एबव एक्स एक्सिस होना चाहिए, एक एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और किसके बीच होना चाहिए, बिटवीन, है ना, किसके बीच होना चाहिए, x² सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू 8x, यानी एक सर्कल का इक्वेशन है, और एक पैराबोला जिसका इक्वेशन y² प्लस 4x है, इसके बीच होना चाहिए। यानी एक्स एक्सिस के ऊपर तथा वृत्त x² प्लस y² इक्वल टू 8x और परवलय y² 4x के मध्यवर्ती यानी इसके बीच का एरिया है, निकालना है। ठीक है, ये वन ऑफ द मैं कर रहा हूं इंटीग्रेशन का लेंदी प्रॉब्लम है ना। ये लेंदी प्रॉब्लम आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1.5 घंटे के टाइम में आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, बहुत लेंदी प्रॉब्लम है ना। इसको आपको करने में अराउंड, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो बहुत से स्टूडेंट्स है जिसको इस क्वेश्चन को करने में 10 मिनट लगा सकते हैं। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी हो सकता है, नहीं किया है तो गलत भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि हमें जो गिवन है इक्वेशन सर्कल का ना, x² प्लस y² इक्वल टू 8x, इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं सर्कल का, क्योंकि मुझे सर्कल का सेंटर चाहिए और सर्कल का रेडियस चाहिए, है ना, क्योंकि हमें 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 इंटीग्रेट करना है तो पहले हम उसका ग्राफ बनाने आना चाहिए, है ना। और ग्राफ कैसे बनेगा, जब तक हमें सर्कल का सेंटर नहीं पता होगा और रेडियस पता नहीं होगा हम सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सर्कल का एक रेडियस चाहिए और मुझे सर्कल का सेंटर चाहिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू 8x, तो सबको मैं ले आया लेफ्ट में, फिर ये x² माइनस 8x है, इसको मैं क्या लिखता हूं, यहां पर x² माइनस 8x को लिख सकते हैं x² माइनस 2 इंटू 4 इंटू x प्लस y² इक्वल टू 0। ठीक, अब तो ये यहां पर क्या करते हैं, फिर मैंने यहां पर +4² और -4² किया है, क्योंकि मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहां पर जो टर्म है आपका, ये टर्म जो है दिख रहा है आपको, है ना, ये टर्म आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना, इसलिए।
तो इसको आप कह सकते हो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 का ये होल स्क्वायर है, ठीक है। और वाई स्क्वायर को मैंने यहां पर लिख लिया, और जो माइनस 4 वाई स्क्वायर था उसको मैंने ले गया राइट में, तो ये बन जाएगा 4 स्क्वायर। यहां से एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया जहां पर इसका सेंटर कितना है, तो सेंटर हो जाएगा ये 4, x की वैल्यू 4। सिंस ये वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर कोई टर्म नहीं है, मतलब यहाँ पर सेंटर कितना हो जाएगा, वाई कॉर्डिनेट कितना हो जाएगा सेंटर का, 0 हो जाएगा। रेडियस कितना होगा, रेडियस होता है वाई, यहाँ पर 4 स्क्वायर है तो रेडियस कौन हो जाएगा, यहाँ पर r4 हो जाएगा हमारा यहाँ पर रेडियस, ठीक है। क्योंकि ये कौन सा इक्वेशन है, क्योंकि ये हमें पता है इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। जहां पर ए हो जाता है हमारा सेंटर कॉर्डिनेट, ए और बी हो जाएगा सेंटर कॉर्डिनेट, और सी हो जाता है रेडियस। तो यहाँ पर सेंटर कितना आ गया 40 और रेडियस आ गया 4। अब क्या करेंगे, अब इसके हेल्प से हम पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक। दूसरा हमें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x गिवन है, तो वाई स्क्वायर अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर में 4x गिवन है तो इसका भी हमें पता है ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। रख के सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ आप देखोगे कुछ इस टाइप का ग्राफ यहां से बन जाएगा, ठीक है। ये सर्कल हो गया, सर्कल का सेंटर कितना हो गया 4,0 और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 4। तो ये भी 4 होगा, तो ये एंड पॉइंट भी 4 होगा, तो सी पॉइंट हो जाएगा 4,0, क्यू पॉइंट हो जाएगा 8,0, क्योंकि रेडियस कितनी है आगे एक्स में आ जाओगे तो रेडियस 4 है, तो 4 सेंटर पे है तो इसमें 4 और ऐड कर लो तो 8,0 पहुंच जाओगे, ठीक है। और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक। हमसे कहा था कहां कहां के बीच का एरिया निकालना है, तो कहा था एरिया कि एक्स एक्सिस के ऊपर यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया निकालना था, ठीक। और एरिया कहां किसके बीच था, सर्कल और पैराबोला के बीच का एरिया, तो सर्कल भी यहीं पर है और ये पैराबोला भी है ना, इनके बीच का एरिया ये है, हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक। अब इसका एरिया निकालने के पहले अब सोचो थोड़ा कि ये जो फंक्शन है ना, हमें एरिया निकालना तो हमें क्या चाहिए, फंक्शन होता है। अब थोड़ा ध्यान दो कि यहां पर जो फंक्शन है वो कहां पर चेंज करेगा, आप देखोगे कि ये जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पर आओगे, है ना, तो इस पॉइंट पर फंक्शन चेंज हो जा रहा है, क्योंकि उससे पहले क्या है, उससे पहले हमारा ये पैराबोला है, ठीक है। ये जो फंक्शन है वो पैराबोला है, और इस पी पॉइंट के बाद क्या बन जा रहा है हमारा, ये सर्कल है, तो फंक्शन तो चेंज हो रहा है कहां पर, पी पॉइंट पर। तो अब हमें ये पी पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या क्या है, ठीक। तो क्या करते हैं, हम इस पी पॉइंट का हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करें, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x था, और पैराबोला का इक्वेशन क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो जहां पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की वैल्यू थी, तो जहां पर वाई स्क्वायर वहां पर क्या पुट कर दो, 4x पुट कर दो, तो सिंपल दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x पुट कर दो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 8x। सॉल्व कर कितना आ गया, x इंटू एक्स माइनस 4 की वैल्यू 0, यानी यहां से x की दो वैल्यू आएगी, या तो x की वैल्यू 0 है या फिर x की वैल्यू 4 है ना। दोनों कट कहां पर कर रहे हैं, दोनों ग्राफ 0 पे, और कहां पर कट कर रहे हैं, दोनों कट कर रहे हैं x इक्वल टू 4 पे, यानी वो पॉइंट कहां कहां पर, या तो दोनों ओरिजिन पे कट कर रहे हैं दोनों, देखो है ना, पैराबोला भी और सर्कल भी कहां कट कर रहा है, एक तो ओरिजिन पे कट कर रहा है, दूसरा कट कहां कर रहा है, 4x की वैल्यू जब 4 हो, यानी ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर यहां नहीं है, ये सेंटर खुद यहां पर पहुंच गया है, सेंटर एक्चुअली यहां पर है, जहां पर दोनों कट कर रहे हैं, है ना, वो ये पॉइंट है, क्योंकि एक्स के लिए कितनी आ रही है, एक्स की वैल्यू 4 आ रही है, मतलब ग्राफ थोड़ा और हमें चेंज करना पड़ सकता है। बाकी इस ग्राफ से भी काम चल जाएगा, नहीं तो आपको ग्राफ दूसरा ग्राफ बनाना पड़ सकता है, इससे भी काम पर चल जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमें x की तो वैल्यू मिल गई 0 और 4, अब x के करस्पॉन्डिंग y के लिए निकालते हैं कहां, तो वो तो मैंने देख लिया था, एक तो जब x के लिए 0 थी तो y के लिए भी 0 होनी चाहिए, कि दोनों कहां पर कट कर रहे थे, ओरिजिन पर। तो मैं क्या किया, x के लिए 0 पुट कर दी कहां पर, y स्क्वायर इक्वल टू 4x में, तो x की जगह पुट कर दोगे तो y के लिए कितनी हो जाएगी 0, यानी दोनों कहां पर कट कर रहे हैं, एक तो कट कर रहे हैं 0,0 मतलब ओरिजिन पे, दूसरा x की वैल्यू पुट करते हैं 4, तो यहां से y स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 4, कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, और y की वैल्यू हो जाएगी 4। देखो प्लस माइनस 4 होगा, लेकिन मैं प्लस 4 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे x का कौन वैल्यू चाहिए थी, पॉजिटिव x एक्सिस, यानी x एक्सिस के ऊपर, वहां पर x क्या रहता है हमेशा पॉजिटिव, है ना, और हमें क्योंकि हमें x एक्सिस के ऊपर का पॉइंट चाहिए था, जहां पर x ऊपर क्या रहे, ऊपर हमारा y पॉजिटिव रहे, इसलिए। तो कितना आ जाएगा वैल्यू हो जाएगी 4,4, यहां दोनों कट कर रहे हैं, दैट मींस कि यहां तक हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बन रहा है कि ओरिजिन जहां पर इसका सेंटर है, मैंने कहा था जहां पर इसका सेंटर है ना, ये डायग्राम आपको बनाना है एग्जाम में, ये डायग्राम, ठीक है। तो 4,0 पर सेंटर है, और वहीं पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं पी पॉइंट पर, यानी यहां से हमारा जो फंक्शन है वो चेंज हो रहा है, फंक्शन इस पॉइंट पर चेंज हो जा रहा है।
तो यहां तक बनेगा हमारा पैराबोला। तो ये एक अलग एरिया होगा, पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, उसके बाद हम दूसरा एरिया कैसे निकालेंगे, दूसरा एरिया हम इसका निकालेंगे सर्कल का, है ना। दो पार्ट में हमें सॉल्व करना, अब एरिया निकालना है। तो पहले हम एरिया किसका निकालेंगे, पहले हम एरिया निकाल लेते हैं ओ सी पी का, ठीक है। ओसीपी का ये निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ओपीसी कितना हो जाएगा, तो देखो हमें कहां से इंटीग्रेट करना है, तो एक्स की लिमिट कहां था, 0 से लेकर 4 तक, ठीक। और यहां पर y की फंक्शन कितनी है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना था, 4x था। वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना था, हमें पता है कि वाई स्क्वायर, क्योंकि ये पैराबोला है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2√x। तो वाई की जगह क्या पुट करें मैं, 2√x इंटू dx। अब क्या करना है, सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने पर कितना आ जाएगा, 2 को कांस्टेंट था बाहर लिख लिया, √x की कितनी होती है, x⁻³ डिवाइड बाई 3/2 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। लिमिट कहां से कहां था, 0 से 4 था। तो ये 2/3 है, इसको ले जाओ ऊपर, तो हो जाएगा 2 इंटू 2/3 इंटू, अब एक पुट करते हैं, एक बार अपर लिमिट पुट कर लो, तो एक बार अपर लिमिट पुट करोगे तो हो जाएगा 4⁻3/2, और माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, 0। 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0⁻3/2, 0 ही होता है। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4/3, और ये 4⁻3/2 कितना होता है, वो 8 होता है। यहाँ से कितना आता है, एरिया आ जाता है 32/3 स्क्वायर मीटर। किसका एरिया हो गया, ये हमारा फर्स्ट वाला एरिया आ गया, ये एरिया, ठीक है। अब हमें निकालना है सेकंड एरिया कितना है, ठीक है। बता रहा हूँ बहुत लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए एंड तक धुन सुनना ध्यान से और ट्राई करना 2-3 बार इसको क्वेश्चन को, जो प्रैक्टिस करना है आपको। अब निकालते हैं एरिया ऑफ पीसीक्यू, है ना, जो हमारा सेकंड पार्ट का एरिया बच गया, इसका हम एरिया निकालते हैं पीसीक्यू का। पीसीक्यू का एरिया कितना होगा, तो अब देखो एक्स की लिमिट कहां हो जाएगी, एक्स की लिमिट हो जाएगी 4 से लेकर 8 तक, है ना। ये सी पॉइंट कितना है, सी पॉइंट का कॉर्डिनेट है 4, और क्यू पॉइंट का कॉर्डिनेट कितना है, एक्स कॉर्डिनेट 8 है, तो 4 से लेकर 8 तक। अच्छा, इसका इक्वेशन क्या आया था, इसका इक्वेशन आया था, थोड़ा देखो ध्यान से, तो वहां पर फॉर्मूला था क्या था, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x था, ठीक। तो यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो तो यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 8x माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से √8x माइनस एक्स स्क्वायर। तो वही वैल्यू मैं क्या क्या मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको धीरे धीरे करके आपको सिर्फ इंटीग्रेट करना है, सॉल्व करते जाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा था, जो मैंने सर्कल का कुछ देर पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा था, है ना, y की वैल्यू। तो वहां से आप y की वैल्यू निकाले ना, कहां पर, जहां पर मैंने कुछ देर पहले लिखा था, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा था आपके लिए, कि वो आया था x-4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, है ना। कितना आया था, 4 का स्क्वायर। तो यहां से y स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 स्क्वायर माइनस x-4 का होल स्क्वायर, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √4 स्क्वायर माइनस x-4 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही वैल्यू को मैंने यहां पर पुट कर दिया, ठीक है। इतना सॉल्व नहीं करना, डायरेक्टली आप यहां तक कर सकते हो। अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पता है कि इस टाइप का जो भी फंक्शन होता है, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होता है कि √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू होती है x/2 इंटू √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। अब इसकी वैल्यू को यहां रख के सॉल्व करो, पूरी वैल्यू पुट करते हैं। तो एक जगह कितना हमारे पास, एक जगह यहां पर हमारे पास वैल्यू है तो वो 4 है ना। एक्स की जगह कौन है, एक्स की जगह यहां पर हमारे पास ये 4 हो गया, ए की वैल्यू, ठीक। और एक्स की जगह क्या लिखा है, एक्स की जगह लिखा हमारे पास x-4, तो ये हो गई हमारी ए की वैल्यू है, और ये एक्स की वैल्यू। पुट कर लेते हैं यहाँ पर पूरी वैल्यू को, पूरे के मैंने सॉल्व कर लिया। तो कुछ इस टर्म से आएगा, इसका इंटीग्रेशन ये टर्म आता है, तो इस ये वैल्यू इसको इंटीग्रेट करके मैंने फॉर्म में लिख लिया। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को मैं बस सिंपल क्या करना, हमें पुट करना है 4 और 8 को। तो सिंपल क्या, मैंने पहले 8 पुट कर दिया यहाँ पर, तो सॉल्व कर लो पूरी वैल्यू, देखो है ना, देख करके सॉल्व करना। तो x-4 है तो 8-4 हो जाएगा 4, तो 4/2 बन जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 8-4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बन जाएगा 0, टर्म 0 बन जाएगा। ये फिर लिखोगे a स्क्वायर है तो a की वैल्यू होगी 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर होगा 16/2, ये हो जाएगा 8, ठीक। साइन इनवर्स x-4, x की जगह पुट कर दो 8, तो 8-4 हो जाता है 4/4 हो जाता है 1। फिर माइनस पुट करेंगे, अब x की जगह क्या पुट कर देंगे, हमको 0 पुट करना है। तो यहाँ पर देखो x की जगह क्या पुट करना है, यहाँ पर 4 पुट कर दो, तो 4-4 कितना हो जाएगा 0, तो ये पूरा टर्म बन जाएगा 0। यहाँ पर टर्म देखोगे तो ये तो हो गया 8, और साइन इनवर्स 4-4 कितना होता है 0, तो 0/4 बन जाएगा 0, तो ये वैल्यू भी कितनी बन जाएगी पूरी 0। तो ये पूरा का पूरा टर्म बन जाता है 0, और कितना आ जाता है, ये भी टर्म 0 है, तो हो जाएगा 8 साइन इनवर्स, ठीक है, इंटू 1 माइनस ये टर्म कितना बन जाएगा, ये टर्म भी हो गया हमारा 0, ठीक। तो ये टर्म भी पूरा का पूरा टर्म हो गया 0, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ओनली
ये टर्म कितना बन जाएगा, ये टर्म हमारा पूरा बन गया है 0, तो कितना बन जाएगा, ओनली बच जाएगा हमारे पास 8 पाई/2 बच जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 4 पाई। यानी एक तो एरिया आ गया हमारे पास, आया था 32/3 स्क्वायर यूनिट, और दूसरा एरिया कितना आ गया 4 पाई स्क्वायर यूनिट आ गया था एरिया। इस प्रकार से बोल सकते हो कि जो हमारे पास टोटल एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ ओपीसी और एंड एरिया पीसीक्यू। ठीक है, दोनों का एरिया निकाल लिया, कितना आ गया, आंसर हो जाएगा 32/3 प्लस 4 पाई। इसमें से मैंने कॉमन एरिया यहाँ पर 4/3 कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 4/3 8 प्लस 3 पाई। चाहे तो यहां तक भी रख दोगे तो यहां तक भी आंसर सही है आपका, यानी इतना स्क्वायर यूनिट लिख लोगे तो भी आंसर सही है। ठीक है, तो मैंने कहा था ये बहुत ही लेंदी प्रॉब्लम था, इसलिए क्वेश्चन को 2-3 बार सॉल्व करोगे तब जाके आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो, है ना, इसका कोई और शॉर्टकट तरीका नहीं है। ठीक है, वैसे इस चैप्टर से भी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आएंगे, वो भी मैं आपको कुछ दिनों में बता दूंगा, ना कि इंटीग्रेशन से आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच फाइंड करना है, एक हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है, ठीक, पहला लाइन का क्वेश्चन ये गिवन है, और दूसरा हमें लाइन का इक्वेशन ये गिवन है, कह रहा है कि इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, है ना, इन दोनों रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी। तो थोड़ा सा पहले गौर करो, यहां पर ध्यान देना कि यहां पर जो ए प्लस लैम्डा बी लिखते हैं ना, किसी भी लाइन के क्वेश्चन क्या लिखते हैं, ए प्लस लैम्डा बी लिखते हैं या फिर ए प्लस, तो यहां देखो कि यहां पर जो बी की वैल्यू है 2i+3j+6k, और यहां पर भी कितनी है 2i+3j+6k, ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम रहा तो क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं कि ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल है। मतलब ये दो लाइन तो है पैरेलल, और हमें पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक, तो पैरेलल लाइन का हमें बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो a1 की वैल्यू हो जाएगी ये, है ना, ये हो गया हमारा a1, ये हो गया हमारा a2, मैंने लिख लिया a1 और a2 के लिए लिख ली, b1 की वैल्यू लिख ली, ये हो गया हमारा b1। ठीक है, b1 कौन है, ये हो गया हमारे पास b1 हो गया, जो 2i+3j+6k है, और ये हमारा हो गया b2। ठीक है, ये भी कितना है, b2 के लिए भी 2i+3j+6k। तो पहले निकालते हैं a2 माइनस a1 निकाल लेते, तो a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा 2i+j-k, ये आगे यहाँ सॉल्व करना है ना, 3i माइनस i कर देना, 3j माइनस 2j कर लेना, और -5k माइनस -4 कर लेना, तो आ जाएगा -k। ये a2 माइनस a1 की वैल्यू यहाँ से तो हमें मिल गई, पहली वैल्यू हमें ये फाइंड आउट करनी थी, ये मिल गया। अब क्या करना है हमें, देखो कि b1 की वैल्यू b2 की इक्वल है, और लेट सपोज ये b के इक्वल है, तो क्या करेंगे सबसे पहले, दैट मींस की लाइंस क्या है, लाइंस आर पैरेलल है, मैंने क्या कहा, दिस इंप्लाइज लाइन आर पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल है तो इस b की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्या है, सिंपल, किसी b1 या b2 की वैल्यू उठा लो, दोनों तो सेम है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है 2² + 3² + 6², जो इसका कोएफिशिएंट रहा है ना 2 3 6, इसे कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर लो, कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर 7 आ गया। ठीक, अब शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो याद रख लो कि ये होता है आपका शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला जब लाइन पैरेलल हो तब। ठीक है, जब लाइन पैरेलल हो तब ये होता है, फॉर्मूला यूज करते हैं, नॉर्मली ऐसे यूज नहीं कर सकते, ये पैरेलल के लिए यूज करते हैं। तो a2 माइनस a1 क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, किसके साथ, b के साथ, डिवाइड बाय b का मैग्नीट्यूड। तो a2 माइनस a1 का वैल्यू आ गई थी कितनी 2i+j-k, तो लिख लेते हैं 2 का उसका कोएफिशिएंट क्या लिख लेते हैं, i j का कोएफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पर 2 1 और -1। b का b कौन है यहाँ पर, b तो वही है 2, या फिर b कहो चाहे वो b1 b2 कहो, दोनों सेम ही है। तो b का क्वेश्चन देख लो क्या क्या है, i j और k का 2 3 और 6, क्या क्या कर मैंने इसको इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो पहले सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9i, है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 9i माइनस 14j+4k। ठीक है, सॉल्व करने आता है आप सभी को, ठीक ही गए कैसे सॉल्व करना है, बाकी देखिए आप समझ सकते हो मैंने किसको मल्टीप्लाई किया है। तो पहले मैंने किसको मल्टीप्लाई किया, देखो ऐसे हमें i का निकालना है, तो 6 × 1 6 माइनस 1 × 3, तो हो जाएगा ये 6 + 3i। फिर साइन लिखते हैं माइनस, लिखते हैं 2 × 6 12 माइनस 2 × -1, तो हो जाएगा वो +2 बन जाएगा माइनस होकर। ठीक, और लास्ट लिखते हैं के का भी निकालना है, तो के का खुद निकालना तो कहेंगे 2 × 3 6 माइनस 2 × 1 2, तो 6 - 2 हो जाएगा के। सॉल्व करके कितना आ गया 9i माइनस 14j+4k। तो ये अब इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, ध्यान देना इसका भी हमें निकालना मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 9i माइनस 14j और 4k का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा 2/293। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर देते, तो ऊपर पुट कर देंगे हम लोग 2/293 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी कितना आया था, वो आया था 7, तो 2/293/7 यूनिट, ये हो जाएगा इसका हमारा आंसर, यानी ये शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा इन दो लाइन के बीच का, जो कि ये दो लाइन क्या थी, पैरेलल थी। पैरेलल क्यों थी, क्योंकि इनका दोनों का देखोगे कि वो सेकंड जो टर्म है वो
सेम था इसलिए, यानी B1 B2 था सेम इसलिए। और बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, बात करते हैं सॉल्व द फ्लोइंग लीनियर प्रोग्राम ग्राफिकली, है ना। हमें क्या करना है, हमें एक मैक्सिमाइज वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इसकी अधिकतम वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, जेड की। कब, 50x प्लस 50y, ठीक है। लेकिन कब, इसके लिए हमें कुछ कंडीशन गिवन है। जब 5x प्लस वाई की वैल्यू 100 के इक्वल या उससे छोटी नहीं चाहिए, और x प्लस वाई की वैल्यू भी 60 या उससे छोटी होनी चाहिए, जबकि x और y की वैल्यू अलग अलग वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहां पर मैंने आपको पहले बताया लीनियर प्रोग्रामिंग का, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा चुका हूं, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देख लेना वहां पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 50x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, पहले इसको इक्वेट करके हम x और y की हम क्या करना, हमें इससे एक लाइन ड्रॉ करना है ना, क्योंकि हमें ग्राफिकली दिखाना है। तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं कि 5x प्लस वाई को 100 से 0 से इक्वेट कर लेते हैं। सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड होता है वो मेरे लिए सबसे इजी क्या है कि पहले इस इक्वेशन में x के जगह 0 पुट कर दो। तो जैसे ये 0 हो जाएगा टर्म, तो y के लिए कितनी आ जाएगी, 100। तो x 0 होगा तो y आ जाएगा 100। अब क्या करो सेकंड में कि y की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो जैसे y 0 हो जाएगा तो 5x की वैल्यू 100 हो जाएगी, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। यानी जब y 0 होगा तो x हो जाएगा 20। सिमिलरली यहां पर किया मैंने कि जब x 0 है तो y हो जाएगा 60, और जब y 0 करोगे तो x हो जाएगा 60, ठीक। और हमें क्या गिवन थी कि x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0। तो 5x प्लस वाई का क्या बन जाएगा, 0,100 और 20,0। तो हम क्या करते हैं, अब इससे हम लाइन ड्रॉ करते हैं पहले। तो ये बन जाएगा हमारा पहला जो रेड लाइन है, वो हमारा किसका इक्वेशन है, तो रेड लाइन वाला जो इक्वेशन है वो हमारा हो जाएगा कितना था, देखो 5x प्लस वाई, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास जो रेड लाइन है, इसको हम रेड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं, आपके लिए थोड़ा इजी होगा। तो ये जो इसका लाइन होगा ये हो जाएगा 5x प्लस वाई, है ना। अब देखो इक्वेशन किया था लेस देन इक्वल टू 100। अगर ऐसा पता हो तो हमें तो इक्वल में साइन में तो ये बन जाएगा कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना था, ये था 0,100 आया था, और नीचे वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आया था, ये आया था हमारे पास 20,0, ठीक। लेकिन अब ये तो पॉइंट की बात करते हो, अब लेस देन इक्वल टू 100 है, तो ये कैसे निकालोगे, तो जब भी लेस देन इक्वल टू 100 आए तो सबसे पहले क्या करना कि सिंपल इस वाले इक्वेशन में, है ना, 5x प्लस वाई की वैल्यू लेस देन 100 है, तो क्या करना, यहां पर x की वैल्यू 0 पुट करना, y की वैल्यू 0 पुट करना। अगर जैसे यहां 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा पूरा, है ना, ये टर्म क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और ये लेस देन इक्वल टू 100 आ गया। तो क्या 0 की वैल्यू 100 से छोटी होती है, होती है। अगर ट्रू हो गया तो ये पॉइंट मैंने x0 y0 क्यों लिया था, क्योंकि ये ओरिजिन का पॉइंट है। ओरिजिन का पॉइंट लेने पर ये कंडीशन सही हो जाए तो हम ओरिजिन वाले साइड का एरिया लेंगे। बात समझ आ गई, कौन सा एरिया लेंगे हम, ओरिजिन साइड वाले का एरिया लेंगे, यानी ये इस लाइन के पीछे वाला हमें एरिया चूज करना है जिधर ओरिजिन आता है, ठीक है। ये एरिया हो जाएगा हमारा, ठीक है, जिधर हमारा ओरिजिन आता है, इस वाले एरिया को हमें लेना है ना, इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे वाले एरिया लेना है, ठीक। अब क्या कहता है, हमारे पास एक सेकंड इक्वेशन था, सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या था, जो लाइन का था x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 60 था, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू लेस देन 60 था, तो उसका ग्राफ कितना आएगा, उसका ग्राफ आया था कुछ, ये पॉइंट बन गया था हमारा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,60, ठीक है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 60,0। इसके लिए क्या पुट करके इसका इस लाइन का, है ना, ये जो लाइन है ब्लू लाइन, इसके ऊपर वाला एरिया लेना है या नीचे एरिया। तो क्या करते हैं, फिर से वही पुट करते हैं, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 60 था, तो x की जगह 0 पुट कर दो, y की 0 पुट कर दो, क्योंकि ये ओरिजिन का पॉइंट है। रखने पर सॉल्व पर करना कितना है, इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी, 0 प्लस 0 कितना होता है, 0 होता है, और ये लेस देन 60 है, यानी ये सही है। अगर ये सही है तो हमें किसे, कौन सा एरिया इंक्लूड करना है, हमें एरिया इंक्लूड करना है जिधर ओरिजिन आ जाए। तो ओरिजिन वाला एरिया कौन है, ये एरिया, ये एरिया होना चाहिए, ठीक। ये बात हो गई यहां तक सही। लेकिन हमें कुछ कंडीशन और भी गिवन थी, हमसे ये भी कहा था कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी x का भी पॉजिटिव वाला और y का भी पॉजिटिव वाला। तो वो एरिया कौन कौन सा, मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव, तो x की वैल्यू पॉजिटिव कहां होती है, इससे ऊपर, है ना, ये पूरा एरिया, है ना, ये पूरा एरिया। और कह रहा है कि हमसे जो y का एरिया है, y का भी कौन सा एरिया लेंगे, पॉजिटिव वाला। तो y का एरिया, y का पॉजिटिव कौन सा है, y का पॉजिटिव इधर है। इसको आप थोड़ा ऐसे कर लो, इस टाइप से, है ना, ये हो गया y।
अब देखो कि ये कॉमन एरिया कहाँ है जो सब लोग कट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो कॉमन एरिया कहाँ पर है? तो वो जो कॉमन एरिया अगर आपको ध्यान से देखोगे तो वो कॉमन एरिया कुछ ये रहेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, देखो ये है कॉमन एरिया, है ना। तो आपको पहले क्या करना पड़ता है, वो कॉमन एरिया फाइंड आउट करना होता है सबसे पहले, ये कॉमन एरिया है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब चाहे तो आप सबको हटा सकते हो, है ना। अब हमें पास लगे कॉमन एरिया कौन सा है, कॉमन एरिया हमारा ये वाला कॉमन एरिया है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कॉमन एरिया जो मैंने यहां पर बनाया। अब ये बन गया हमारा कॉमन एरिया, यानी इसी में से कोई एक वैल्यू एक्स और वाई की है जहां पर हमें उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू, अब इस पॉइंट में तो, इस एरिया में तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो हमें कहां पर मिलती है मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो दोनों मिलेगी वो हमें कहां पर मिलेगी, इसके कॉर्नर पॉइंट्स पर मिलती है, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से देख लो यहां पर, इन सभी को बोलते हैं हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स। तो एक कॉर्नर पॉइंट ये मिल गया, एक जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ये कॉर्नर पॉइंट है और ये कॉर्नर पॉइंट है। अब सारे कॉर्नर पॉइंट का हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा उसका कोऑर्डिनेट कितना है। तो एक पॉइंट हो गया जिसका कोऑर्डिनेट है 0,60। बात करते हैं पॉइंट बी कौन है यहाँ पर, तो पॉइंट बी है वो हमारा ये पॉइंट है ना। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखोगे कितना है, देखो थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखना कि ये वैल्यू है 0 नीचे और यहाँ पर है 20, तो इसका मिडिल पॉइंट कौन होगा, वो 10 होना चाहिए। तो बी का एक पॉइंट कितना होगा, 10 हो जाएगा, ठीक। वाई पॉइंट कितना होगा, तो देखो यहाँ पर है 40, है ना। तो इसका मिडिल पॉइंट कौन होगा, ये होगा पॉइंट 50, तो यहाँ पॉइंट कितना हो जाएगा बी कोऑर्डिनेट का 10,50, ठीक है। ग्राफ पेपर बनाओगे अच्छे से ध्यान से, ठीक। अब बात करते हैं और कौन सा पॉइंट हो जाएगा, तो एक पॉइंट हो जाएगा हमारे पास पॉइंट सी, जहां का ओरिजिन कितना है, कोऑर्डिनेट कितना है 0,0, ओरिजिन वाला पॉइंट। तो एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा और लास्ट पॉइंट बच जाएगा ये, जिस पॉइंट का नाम लिखते हैं हम डी, और डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 20,0। तो ये हो जाएगा 20,0 हो गया हमारा कौन सा, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब क्या करना है, ये सारे पॉइंट मिल गए ए बी सी डी, ठीक है। ये जो ए बी सी डी पॉइंट आपको मिल गए, इसमें क्या करना है, इसमें ही आपको पुट करना है कहां पर, जेड के वैल्यू में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा, वहां पर लिखेंगे पॉइंट, फिर लिखोगे जेड वैल्यू, ठीक है। तो ए पॉइंट कोऑर्डिनेट है 0,60, बी का कोऑर्डिनेट है 10,50, सी का कोऑर्डिनेट है 0,0 और डी पॉइंट का पॉइंट कितना था 20,0। अब एक एक करके इस वैल्यू को पुट करते चले जाओ यहाँ पर, एक्स और वाई की वैल्यू। तो पहले ए पुट करो 0 और वाई पुट करो 60, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 900। फिर सेकंड क्या करना, बी के लिए पुट करना, एक्स की जगह 10 और बी की जगह 50, सॉल्व करना कितना आ जाएगा 1250। फिर ए की जगह अब सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पुट करना, एक्स की जगह 0, वाई की जगह भी 0, तो कितना हो जाएगा वैल्यू 0। और जब एक बार पुट करना एक्स की जगह 20 और वाई की जगह 0, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो कितना आ जाएगा, वो सॉल्व करने पर देखना वो आ जाएगा 1000। तो कह रहा हमसे मैक्सिमम वैल्यू कहा था ना, तो देखो कॉर्नर पॉइंट पर भी हमें हमेशा मिलते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलती है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिल रही है, ये है मैक्सिमम वैल्यू किसकी, जेड की, और ये हमें कहां मिला है बी पर। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड कहां मिल गया, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 1250, ठीक है। एट पॉइंट कहां पर मिला ये हमें, एट पॉइंट बी 10,50 पे, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से कॉर्नर पॉइंट यूज करने पड़ते हैं और उसी कॉर्नर पॉइंट्स पर हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो हमसे पूछा था मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गया 1250, कहां पर मिला बी पॉइंट पर। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे कहा जाता कि बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पर होगी, तो मिनिमम वैल्यू वो पॉइंट सी होती, क्योंकि सी पर कितना मिल रहा है 0, जो कि इन सभी में से जो मैंने यहाँ पे जेड वैल्यू लिखी है उन सब में से मिनिमम वैल्यू कौन है, वो 0 है। यानी अगर हमसे इस क्वेश्चन में अगर हमसे मिनिमम वैल्यू पूछा जाता तो वो 0 हो जाता और पॉइंट कौन होता, सी पॉइंट होता, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये पूरा पूरा कंप्लीट हो जाता है सेट, मॉडल सेट का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन का ओवरऑल की बात करूं तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी तो मैं कह सकता हूं है ना। तो कुछ नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन मैथ है, मैथ को कहानी के जैसा नहीं सुनना है, आपको पेन पेपर पर रख के सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, है ना, वो आप पे डिपेंड करता है। हाँ, बाकी मैं बात कर रहा हूँ कि एटलीस्ट लोगों को शेयर जरूर करो जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना, या जिन तक ये एक्सेस नहीं मिला है कि उनको नहीं पता कि सॉल्यूशन क्या है, तो उन तक आप वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि वो भी पढ़ सके, ठीक है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आपको जो भी पीडीएफ वगैरह है हम कुछ दिनों में अपलोड कर देंगे ना, इसके लिए आप टेंशन मत लो, पीडीएफ भी अपलोड हम यहीं पर करते हैं।